देखें, हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था कि कंप्यूटर सिस्टम्स क्या होते हैं और हमें क्या ज़रूरत पड़ी थी ये कंप्यूटर सिस्टम्स बनाने की। क्या हमारा काम या हमारे जो इश्यूज थे, हमारे जो प्रॉब्लम्स थे डेली लाइफ के या रियल वर्ल्ड के जो प्रॉब्लम्स थे, हम फर्ज करें किसी कंपनी में जॉब करते हैं, किसी बैंक में जॉब करते हैं, किसी स्कूल में जॉब करते हैं, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जॉब करते हैं। क्या वहां पर जो हमें असाइनमेंट्स दिए जाते थे, क्या वहां पर जो हमें टास्क दिए जाते थे, क्या वो हम इंसान खुद से सॉल्व नहीं कर सकते थे जो हमें इन कंप्यूटर सिस्टम्स की जरूरत पड़ गई? ये एक अजीब बला है जो हमने अपने ऊपर लाद ली है, और अब इसके शिकंजे में जो है ना, हम सब इसके घेरे में आ गए और इसके गिर्द जो है ना, इसके हाथ जोड़ के बैठ गए हैं। क्योंकि इसने हमें ऐसा डराया है अब कि इसने जब अपनी पावर दिखाई है ना, जो कि आप लोग देख रहे हैं जनरेटिव एआई और एआई की फॉर्म में, तो हम सब घबरा गए यार, ये क्या इसने कर दिया काम। तो जिसे कहते हैं ना कि आप अपने दाम में सयाद आ गया, तो ये वो वाला काम हम लोगों ने खुद किया है। आराम से बैठे रहते, करते रहते काम, सालों सालों में, बेशक सदियों में होते काम, लेकिन काम तो चलते हैं ना हम लोगों के। हम इसके डिपेंडेंट मशीन के तो नहीं हो जाते ना, इसके गुलाम तो नहीं बन जाते। तो ये क्यों बनाया गया था, थोड़ा सा मैं रिपीट करा देता हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी इसकी ब्रीफ सी एक हिस्ट्री बताई थी कि 18th सेंचुरी के अंदर जब यूएसए में एक सेंसस हुई, जैसा कि मैंने बताया था कि सेंसस में क्या होता है कि भाई वो डाटा पूरा कलेक्ट किया जाता है मुल्क का, तो उसको प्रोसेस करने में तकरीबन समझ लें 7 साल लग गए। तो जब 7 साल में डाटा प्रोसेस होकर आएगा तो उस पर डिसीजन कब होगा? तो वो तो अगली सेंसस का टाइम आ जाएगा। तो ह्यूमन माइंड के लिए, इंसान के जहन की कैपेसिटी के लिए, और इंसान की जो भी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है या जो उसकी फिजिकल कैपेसिटी है, उसमें वो इतने बड़े डेटा को, इतने ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा को प्रोसेस कर ही नहीं सकता। तो फिर ये डिसाइड किया गया कि कोई ऐसी मशीन होनी चाहिए जो इंसानों की असिस्टेंट बन के काम करे, उनको असिस्ट करे उनके डेली टास्क के अंदर, उनके डेली रूटीन टास्क के अंदर, जो कि कंप्यूटेशन से रिलेटेड हो, जो डाटा की प्रोसेसिंग से रिलेटेड हो, जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हो, जिसमें इंसानी जहन को काम ना इतना करना पड़े, वो अपना वो टास्क डेलीगेट कर दे उस मशीन को, और वो मशीन ऑन द बिहाफ ऑफ दैट ह्यूमन बीइंग वो काम करके आपको डाटा आउटपुट दे दे। यही चीज बताई थी मैंने। अच्छा, उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि यार ये तो कंप्यूटर सिस्टम्स हो गए, ठीक है। उसके बाद हमने ये बताया था कि कंप्यूटर साइंस क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर साइंस। हमने इसमें ये डिस्कस किया था कि यार कंप्यूटर साइंस इज अ साइंस जो कि इन तमाम फील्ड्स को, चाहे उसका ताल्लुक कंप्यूटर हार्डवेयर से हो, चाहे उसका ताल्लुक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से हो, चाहे उसका ताल्लुक कंप्यूटर एल्गोरिथम से हो, जो चाहे उसका ताल्लुक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से हो, चाहे उसका ताल्लुक एआई से हो, चाहे उसका ताल्लुक कंप्यूटर की साइबर सिक्योरिटी से हो, फोरेंसिक सिक्योरिटी से हो, इन तमाम चीजों की स्टडी और कंप्यूटर की ये सारी नॉलेज जिस फील्ड के अंदर स्टडी की जाती है, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर साइंस। उसको हम कंप्यूटर साइंस कहते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस में हम डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, कंप्यूटर साइंस में हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पढ़ेंगे। इस जो लैंग्वेज हम पढ़ेंगे इस वक्त कंप्यूटर साइंस के कोर्स में, वो पाइथन होगी, ठीक है। उसको हम कवर करेंगे। कंप्यूटर साइंस के इसी कोर्स के अंदर हम एआई भी पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पढ़ेंगे, कि कंप्यूटर साइंस किस तरीके से हेल्प आउट कर रही है, कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से एआई में इंप्लीमेंट किया जाता है। इसी कोर्स के अंदर हम साइबर सिक्योरिटी भी पढ़ेंगे कि कंप्यूटर साइंस किस तरह से साइबर सिक्योरिटी को जो है वो उसको डिफाइन करती है, कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट्स को किस तरह से साइबर सिक्योरिटी के अंदर हैंडल किया जाता है, और साइबर सिक्योरिटी किस तरह रिलेटेड है कंप्यूटर साइंस। तो ये पूरी साइंस है क्या साइबर सिक्योरिटी की और एआई की। तो ये चीजें भी हम इसमें कंप्यूटर साइंस के इस कोर्स में हम पढ़ेंगे। तो ये तमाम फील्ड्स जितनी भी हैं, ये जो मेंशन है आपके सामने, इन तमाम की स्टडी जो है वो कंप्यूटर साइंस के अंदर की जाती है। और इसके लिए, और इसकी एफिशिएंसी इन फील्ड्स में किस तरह से टास्क को, कंप्यूटेशंस को एफिशिएंट बनाया जाए, लेट से डेटा स्ट्रक्चर में किस तरह से टास्क को, किसी भी प्रोसेसिंग को किस तरह से एफिशिएंट बनाया जा सकता है एल्गोरिथम्स के थ्रू, वो डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर को किस तरह से ऑप्टिमाइज बनाया जा सकता है, किस तरह एफिशिएंट प्रोग्राम हम लिख सकते हैं कि जो कम से कम मेमोरी और लोएस्ट पावर कंज्यूम किए सीपीयू की आपको आउटपुट दे दें, ठीक है। तो ये चीज हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जब हम पढ़ेंगे एज अ कंप्यूटर साइंस के रेफरेंस में, तो उसमें देखेंगे। इसी तरह कंप्यूटर हार्डवेयर को पढ़ेंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त ये है, जो पहला स्टेप, हमारी पहली सीढ़ी है ना कंप्यूटर साइंस को पढ़ने की, वो कंप्यूटर हार्डवेयर होगा, जिसमें कि हम सीपीयू को पढ़ेंगे, जिसमें हम रैम को पढ़ेंगे, जिसमें हम कैशे मेमोरी को पढ़ेंगे, जिसमें हम हार्ड डिस्क को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम ये चीजें सारी इसमें कवर करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं, ये बेसिकली जिस अम्ब्रेला के अंडर पढ़े जाते हैं, दैट अम्ब्रेला इज कॉल्ड कंप्यूटर साइंस। यही तो सारी साइंस है कंप्यूटर की, कि किस तरह से कंप्यूटर इन तमाम फील्ड्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ठीक है। ये चीज हमने देखी थी।
फिर हमने देखा था यही वो डिफाइन हुआ हुआ इसी स्लाइड में, दोबारा से वही चीज डिफाइन हुई। फिर हमने थोड़ा सा उसका ये देखा था कि कंप्यूटर साइंस के जो ग्रेजुएट्स हैं या जो कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं लोग, उनकी मार्केट वर्थ क्या है, जिसमें मैंने ये डिफाइन किया था आपको कि इस वक्त करंट मार्केट वर्थ ये है, जो एक एवरेज अर्निंग है एक कंप्यूटर साइंटिस्ट की, चाहे वो अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, चाहे वो डेटा साइंटिस्ट है, चाहे वो एक लेट से प्रोग्रामर है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है, या फिर एक जो है वो साइबर सिक्योरिटी का एक्सपर्ट है, तो 87,900 यूएस डॉलर पर एनम, ये एक एवरेज सैलरी है कंप्यूटर साइंटिस्ट। ठीक है, अगर आप आज के कन्वर्जन। फिर हमने ये बताया था कि कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर्स में जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू आया था, वो ब्रेक थ्रू ये आया था कि ट्रांजिस्टर इजाद हो गया था। ट्रांजिस्टर की इन्वेंशन हुई थी। ट्रांजिस्टर का काम क्या है? ट्रांजिस्टर का काम एक स्विच का काम होता है। जैसे आपके इलेक्ट्रिसिटी के स्विच बोर्ड्स के अंदर जिस तरह से स्विचेस लगे होते हैं ना, आप एक बल्ब को ऑन करते हैं तो वैल्यू 1 हो जाती है और बल्ब ऑन हो जाता है। जब आप ऑफ करते हैं अपने स्विच को तो वैल्यू 0 हो जाती है, बल्ब ऑफ हो जाता है। तो यही चीज ट्रांजिस्टर करता है इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है कि वो सिग्नल जनरेट करता है, 0 1 की फॉर्म में स्विचिंग करता है। ठीक है, तो यही ट्रांजिस्टर्स मिलियंस की तादाद में, बिलियंस की तादाद के अंदर सीपीयू के अंदर लगाए जाते हैं। तो जब ये सीपीयू के अंदर लगाए जाते हैं तो हमारा सीपीयू भी मिलियंस ऑफ बिट्स की प्रोसेसिंग स्विचिंग कर सकता है। ठीक है, उसके अंदर वो कैपेबिलिटी आ जाती है कि पेटाबाइट्स का डेटा, जीटाबाइट का डेटा, या एक्साबाइट का डेटा को वो इस तरीके से चंद घंटों के अंदर ही वो प्रोसेस करके आपको दे सकता है, क्योंकि उसके अंदर मिलियंस और बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स मौजूद हैं। ये ट्रांजिस्टर्स ही होते हैं जो सीपीयू की प्रोसेसिंग को इंक्रीज करते हैं। अगर आप ट्रांजिस्टर्स की तादाद को बढ़ा देंगे सीपीयू के अंदर तो क्या हो जाएगा? उसकी प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगी। अगर उसकी तादाद को कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सीपीयू की स्पीड स्लो हो जाएगी, वो स्लो डेटा प्रोसेस करेगा। ठीक है, ये हमने कॉन्सेप्ट ट्रांजिस्टर्स का लिया था। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन ये भी दिया था कि जी ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर्स का मैंने आपको डिफरेंस बताया था। कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन, करंट के फ्लो को सपोर्ट करते हैं। नॉन कंडक्टर्स वो होते हैं जो उसको रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं कि उनमें दोनों प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं? दोनों होती हैं। वो अच्छे कंडक्ट, यानी कंडक्शन की प्रॉपर्टी भी मौजूद होती है और नॉन कंडक्शन की भी मौजूद होती है। तो एक स्टेबल सिग्नल जनरेट करने के लिए, एक स्टेबल आउटपुट को लेने के लिए हमें ये दोनों प्रॉपर्टीज चाहिए होती हैं। कंडक्टिंग की प्रॉपर्टी भी चाहिए, नॉन कंडक्टिंग की प्रॉपर्टी भी चाहिए। तो उसके लिए एक नई, जिसे कहते हैं ना एलिमेंट, उसको इन्वेंट किया गया, जिसका जिसका नाम क्या है? सेमीकंडक्टर। और ये सेमीकंडक्टर जो होता है, जो ये ट्रांजिस्टर में यूज होता है, ये बनता है सलीका से। जो मट्टी की रेत होती है ना, जो हमारी जो मिलती है, इसको सलीका को क्यों जो है वो एज अ एलिमेंट के तौर पे यूज किया गया सेमीकंडक्टर में? क्योंकि ये एक सबसे, ये वो वाहिद एलिमेंट है जो दुनिया में, इस अर्थ पे सबसे लार्ज क्वांटिटी के अंदर मौजूद है। तो इसको हासिल करना बड़ा आसान है। ठीक है, इजी टू एक्सट्रैक्टेबल है। ऐसा नहीं है सोने की तरह और सिल्वर की तरह जिसको हासिल करने के लिए हमें पता नहीं कितने साल लग जाए। नहीं, ये फौरन से अवेलेबल हो जाता है। और आपकी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, चाहे स्मार्टफोन से लेके माइक्रोवेव ओवन्स हो गए, आईओटी डिवाइसेज हो गई, जितनी भी टीवी हो गया आपका, कंप्यूटर्स हो गए, टेलीफोन्स हो गए, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर आपको ये ट्रांजिस्टर्स मिलेंगे। ठीक है, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर। अच्छा, यहां तक चीज समझ आई है सबको? कोई एक्सप्लेन कर सकता है, बता सकता है कि समझ आ गई है? अगर मैं पूछूं ट्रांजिस्टर्स, मूर्स लॉ बता सकता है कोई? एनीवन? कोई बता सकता है मूर्स लॉ क्या है? अच्छा, मैं बता देता हूँ। मूर्स लॉ ये था कि ये इंटेल का फाउंडर है मूर्स। इसने एक लॉ दिया था, इसने बताया था कि ट्रांजिस्टर की कैपेसिटी को आप हर 2 साल के बाद बढ़ाएंगे। 2 साल से पहले ना बढ़ाएं, क्योंकि ट्रांजिस्टर, सॉरी, सीपीयू की कैपेसिटी को, ये जो आपके पास माइक्रो प्रोसेसर होता है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, सारी प्रोसेसिंग डेटा की, आपकी प्रोग्राम्स की, लॉजिक की, आपकी हर चीज, हर कंप्यूटेशन इस सीपीयू के ऊपर प्रोसेस होती है। ये वो प्रोसेस करके आपको रिजल्ट देता है। तो ये जो सीपीयू है, इसकी अगर आपने कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, इसकी स्पीड को फास्ट करना है, तो उसके लिए आपने करना क्या होगा कि इसकी कैपेसिटी को आप हर 2 साल के बाद बढ़ाएंगे। ठीक है, 2 साल से पहले नहीं बढ़ाएंगे। तो ये मैंने एक चीज बताई थी, ये कहलाता है मूर्स लॉ। ये मूर्स ने दिया था। ठीक है, मूर्स जो है इंटेल का फाउंडर था।
तो जैसे 1971 के अंदर कितने ट्रांजिस्टर जो है वो सीपीयू में लगे हुए थे, वो 2300 लगे हुए थे। लेकिन अगर हम देखें तो 2010 के बाद ऑनवर्ड अब जो आई कोर 5 की जनरेशन आ रही है सीपीयू की, उसमें 1.3 बिलियन ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे चंद हजार थे, यहाँ बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर लगे हुए इस आई कोर 5 के अंदर। तो जो कि कितना एफिशिएंट और कितना फास्टेस्ट प्रोसेसर है कंपेरेटिवली 1971 के। तो ये जो पूरी एवोल्यूशन है सीपीयूज की, ये मूर्स लॉ पे डिपेंड करती है, इस पे बेस्ड करती है। क्योंकि मूर्स ने ये जो लॉ दिया था कि हर 2 साल में आप कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे, उसके पीछे बिजनेस रैशनल्स ये थे कि भाई जब आप कैपेसिटी इंक्रीज करते हो, प्रोसेसर को डिजाइन करते हो उस पे, तो ये प्रोसेसर दुनिया में करोड़ों अरबों डिवाइसेस में यूज हो रहे हैं। और इन्हीं प्रोसेसर की बेस पे पता नहीं कितने सैकड़ों लाखों सॉफ्टवेयर्स बनते हैं। तो वो भी तो सब चीजें अपग्रेड करनी पड़ेंगी आपको। तो जब हम एक प्रोसेसर की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, तो उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर भी अपग्रेड होते हैं, उनको भी बिल्डअप करना पड़ता है, उससे रिलेटेड नई टेक्नोलॉजीज भी डेवलप होती हैं। तो ये सारा काम करने के लिए, इन सब चीजों को अकोमोडेट करने के लिए और उस प्रोसेसर की कैपेसिटी को एफिशिएंट यूज करने के लिए कम से कम 2 साल का अरसा चाहिए आपको, कम से कम 2 साल का। कि 2 साल में हाँ ठीक है, इतने सॉफ्टवेयर भी डेवलप हो जाएंगे और सबको काम करने का मौका भी मिलेगा। फिर एक इसमें मैन्युफैक्चरिंग टाइम भी है, ये भी सोचें कि इस सीपीयू को बिल्ड करने में, डेवलप करने में, जब आप खुद कह रहे हैं कि यार ये तो ट्रांजिस्टर्स ऐसी चीज हैं, सीपीयूज ऐसी चीजें हैं जो कि हर जगह पे यूज हो रहे हैं, हर डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक में यूज हो रहे हैं, तो इतनी तादाद में चाहिए भी तो आपको। जबकि कंपनीज जो बना रही है ना ट्रांजिस्टर्स और सीपीयूज, वो बहुत कम है। ठीक है। तो इसलिए सेमीकंडक्टर की जब भी शॉर्टेज होती है, सीपीयूज ये ट्रांजिस्टर्स की जब भी शॉर्टेज होगी, हमेशा आप ये देखेंगे स्मार्टफोन के प्राइस बढ़ जाएंगे, आईफोन के प्राइस बढ़ जाएंगे, सैमसंग के प्राइस बढ़ जाएंगे, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के प्राइस बढ़ेंगे जब जब आपके पास सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज आएगी दुनिया में। जब भी दुनिया में कोई वॉर लगती है, अभी जैसे इसराइली रीजन में वॉर लगी हुई है ना, वहां पर जितनी भी कंपनीज थी, जैसे आज सैमसंग की न्यूज आ रही है कि उन्होंने अपने प्लांट्स बंद कर दिए वहां पर, तो अब डेफिनेटली सेमीकंडक्टर, क्योंकि शॉर्टेज आ गई ना सप्लाई में, तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का चक्कर है। तो यही बेस्ड, ये लॉ, मूर लॉ इसी पे बेस्ड कर रहा होता है। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, फिर हमने ये बताया था कि जी जो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम होता है या कंप्यूटर होता है, उसके अंदर दो टाइप के हमारे पास हार्डवेयर लगे होते हैं। एक हार्डवेयर वो होते हैं जो कि एक हार्डवेयर वो होते हैं जो कि इंटरनल कनेक्टेड होते हैं, यानी कि वो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में एम्बेड होते हैं जाकर, वहां पर हम उनको इंसर्ट करते हैं, यहाँ पर उनके सॉकेट्स बने होते हैं। अभी हम आगे चल के मदरबोर्ड पढ़ेंगे। तो ये जो हार्डवेयर हैं ये सारे इंटरनल, जिसमें सीपीयू है, रैम है, हार्ड डिस्क है, इसके अलावा पावर सप्लाई है, इसके अलावा आपका जो है वो ये फैंस हैं जो हीट सिंक को सपोर्ट करते हैं, ये सारे इसके इनसाइड लगे होते हैं कंप्यूटर के, तो ये इसके इंटरनल हार्डवेयर कहलाते हैं। फिर कुछ होते हैं जो कि एक्सटर्नल हार्डवेयर भी होते हैं। ठीक है। सॉरी। अब एक्सटर्नल हार्डवेयर है कि भाई जैसे डिस्प्ले मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया हो गया, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स हो, स्पीकर्स हो गए, प्रिंट, ये सारे हार्डवेयर वो होते हैं जो कि एक्सटर्नली कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर से। ठीक है। मदरबोर्ड से उसके। ठीक है। तो फिर हमने ये कहा था कि हमने बताया था कि जी कंप्यूटर सिस्टम्स में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। ठीक है। और एक कंप्यूटर सिस्टम जो है वो 4 फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। नंबर 1, वो इनपुट ले रहा होता है इनपुट डिवाइसेस से, उनको प्रोसेस कर रहा होता है, और आउटपुट डिवाइसेस को डिस्प्ले भी कर रहा होता है, और जो भी आउटपुट होती है या जो भी हमारी इनपुट आई होती है उसको स्टोर भी कर रहा होता है। तो कंप्यूटर 4 ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। नंबर 1, इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है, और उसको स्टोर करता है। स्टोर क्यों करता है? कि भाई अगर आपने आज पूरा दिन लगाकर, बॉस ने कहा कि आपने ये रिपोर्ट तैयार करनी है, आपने एक रिपोर्ट बनाई सारी एक्सेल के अंदर, और उसको सेव नहीं किया, उसको स्टोर नहीं किया, और कल सुबह जब बॉस ने आके आपसे पूछा कि भाई वो रिपोर्ट दो, मैंने जो आपसे कल बोला था, आपने बोला सर वो तो मैंने स्टोर ही नहीं की, तो फिर क्या आपका हाल होगा? तो कंप्यूटर सिस्टम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो आपको स्टोरेज की फंक्शनैलिटी भी देते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम का पहला काम क्या होगा कि इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा, आउटपुट देगा, और डेटा को स्टोर करेगा हार्ड डिस्क के ऊपर, ताकि आप फ्यूचर रेफरेंस के तौर पे और फ्यूचर में अगर उसको यूटिलाइज करना चाहे तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर ये हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इसका खैर हमने काफी चीजें डिस्कस कर ली हैं और आप लोगों को बता भी दिया था। ठीक है। फिर यहाँ पर हम आए थे ये ब्लॉक डायग्राम पर, यहाँ पर आकर हम रुक गए थे, यहाँ पर हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था इस ब्लॉक डायग्राम को, जिसको कि मैं आगे भी डिस्कस करूंगा। ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पर, ये हमारा लास्ट टॉपिक था जो नंबर सिस्टम्स का था, जहां पर आके हम रुक गए थे। यहाँ पर आकर हमने, हमें बोला था भाई लोगों ने कि भाई रुक जाएं अब आप ये यहाँ तक बता दें कि यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हैं, ताकि हमें फिर आगे प्रोसीड करूं।
आगे प्रोसीड करें, चलें जी आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा, नंबर सिस्टम्स क्या है, मैंने बताया था कि हमारे पास बेसिकली जो कंप्यूटर साइंस में ये नंबर सिस्टम्स नॉर्मली पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम है जो कि बेस 2 का नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है जो कि बेस 8 का नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है जो बेस 10 का नंबर सिस्टम है, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है जो कि बेस 16 का नंबर सिस्टम है। हमारा बेसिकली लेक्चर अब स्टार्ट हो रहा है, जो आज का लेक्चर है। ठीक है, 1 मिनट मुझे देंगे। अच्छा, अब हमने ये देखा है कि हमारा जो नंबर सिस्टम है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, जिसमें 0 से लेके 9 तक नंबर्स होते हैं। इन नंबर्स को, ये जो नंबर सिस्टम्स होते हैं ये क्यों बनाए जाते हैं, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? तो नंबर सिस्टम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम काउंटिंग कर सकें, ताकि हम इनको कैलकुलेशंस में यूज कर सकें, मुख्तलिफ किस्म की मेजरमेंट्स में यूज कर सकें। मिसाल के तौर पे आप घर बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, वहां से आप दूध लेते हैं या चाय की टी लेते हैं, वो क्या लेते हैं, क्या उसको क्या कहते हैं कि जी मुझे 2 kg चाहिए, 2 किलोग्राम जो है वो दूध चाहिए, या लेट्स से कि मुझे 5 kg जो है वो फ्लोर वो चाहिए, आटा चाहिए। ठीक है, तो ये जो 5, 2, 3 ये क्या है, ये सब ये सारा ये नंबर्स हैं। ये वो नंबर सिस्टम है जो इंसानों ने डेवलप किया ताकि वो मेजरमेंट्स कर सकें, ताकि वो कैलकुलेशंस कर सकें, ताकि वो डेटा को नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, तो इसलिए नंबर सिस्टम बनाए जाते हैं। अच्छा, अब ये बात मैंने की थी कि जी इसको बाइनरी नंबर सिस्टम को हम बेस 2 का नंबर सिस्टम क्यों कह रहे हैं, और ऑक्टल को में हम बेस 8 का नंबर सिस्टम क्यों कह रहे हैं, और डेसिमल को हम बेस 10 का नंबर सिस्टम क्यों कह रहे हैं, और हेक्साडेसिमल को हम बेस 16 का नंबर सिस्टम क्यों कह रहे हैं, हम ये कह क्यों रहे हैं, ये बेसिस, अब मैं बाइनरी को मैं बेस 5 का नंबर सिस्टम क्यों नहीं कह रहा हूँ, वजह कोई बता सकता है? कोई वजह बता सकता है कि बाइनरी को हम बेस 2 का नंबर सिस्टम क्यों कह रहे हैं? सर उसकी वजह ये है क्योंकि सिर्फ 0 और 1 डिजिट अपने पास जो है ना कंटेन करता है। अच्छा अच्छा, डेसिमल को बेस 10 का नंबर सिस्टम क्यों कह रहे हैं, ये भी बता दें। सर ये 0 से 9 तक। जो जो ठीक है। चीज मैं आपको आपसे निकालना चाह रहा हूं ना, बस वो लफ्ज नहीं निकल रहा, बाकी बता सब सही रहे। अच्छा, हेक्साडेसिमल को क्यों कहते हैं हम बेस 16 का बेस 17 क्यों नहीं कहते हैं? हाँ, ये बताया, इन्होंने सबा ने बताया सही। इसलिए इसलिए बेस 10 कहते हैं, या बेस 8 कहते हैं, या बेस 2 कहते हैं, या बेस 16 कहते हैं। अगर मैं बाइनरी की बात करूं तो इसमें 2 यूनिक डिजिट है खाली, इसलिए इसको बेस 2 का नंबर सिस्टम कहते हैं। अगर मैं ऑक्टल की बात करूं तो इसमें 0 से लेकर 7 तक सिर्फ 8 यूनिक डिजिट्स हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्टल नंबर सिस्टम। अगर मैं बेस 10 की बात करूं तो 0 से लेकर 9 तक इसमें 10 यूनिक डिजिट्स हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेसिमल नंबर सिस्टम और बेस 10 सिस्टम। अगर मैं 16 हेक्साडेसिमल की बात करूं तो 0 से लेकर F तक यहाँ पर कितने हैं, 16 यूनिक डिजिट्स हैं, 16 यूनिक डिजिट्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है जी, ये समझ आया? अच्छा, अब बात यह है कि जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो तो समझते हैं खाली बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 की, वो तो ये समझते ही नहीं है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो तो समझते ही नहीं है। वो तो समझते हैं भाई या तो सिग्नल है या सिग्नल नहीं है, या तो बल्ब ऑन होगा, ट्रांजिस्टर पे स्विचिंग जो है वो ऑफ होगी, या फिर ट्रांजिस्टर स्विच को अपने ऑन करेगा, या ऑफ करेगा या ऑन करेगा, या तो बल्ब जलेगा या फिर बल्ब ऑफ हो जाएगा, या तो वैल्यू 0 होगी या वैल्यू 1 होगी। तो जो जितने भी कंप्यूटर सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम्स को समझते हैं, बाइनरी 0 और 1 के सिग्नल को समझते हैं, इसके अलावा उनको और कुछ नहीं समझ आता। ठीक है, पूरी कंप्यूटर साइंस, पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स, पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन्हीं 2 नंबर्स के ऊपर बेस करती है, यही 2 नंबर्स फाउंडेशन है पूरी इंडस्ट्री के। ठीक है, तो इंसान ने जितनी भी रिसर्च की, अल्लाह ताला ने उसको जो भी समझ बूझ दी, उसके मुताबिक वो एक ह्यूमन इंटेलेक्ट जैसा ही, इंसानों जैसा ही, इंसानों से मिलता जुलता ही जो वो नंबर सिस्टम या वो एक डिवाइस बना सका जो कि सिर्फ 2 नंबर्स पे ही बेस करती है, 0 पे और 1 पे। ठीक है, तो जो के कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकती है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स भी सपोर्ट करती है, जिसको इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस भी सपोर्ट करती हैं। अभी कोई ऐसी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है जो बेस 16 को सपोर्ट करे, ऐसी डिवाइस नहीं ईजाद हुई मेरे भाई। यानी कि मैं क्या बात कह रहा हूँ, ये मैं ये बात कह रहा हूँ कि मैं एक ऐसा ट्रांजिस्टर इजाद करने में कामयाब हो जाऊं जो 16 डिजिट की स्विचिंग करे,
अगर कोई ट्रांजिस्टर या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 16 डिजिट की स्विचिंग करेगी या 16 नंबर्स पे काम करेगी, सोचिए कि वो कितनी ज्यादा ह्यूज पावर जनरेट करेगी, या उसको कितनी पावर चाहिए, वो कितनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस वो करेगी, और उसकी हैंडलिंग कितनी मुश्किल होगी। तो इसलिए सिंपल, वेरी सिंपल, बाइनरी नंबर सिस्टम पे ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बनाया गया। ऑल्दो के क्वांटम कंप्यूटिंग पे काम हो रहा है, और एक और फजी बिट या क्यूबिट जो है वो बनाई जा रही है और बन गई है, कि 0 और 1 की मिड फॉर्म भी है एक। लेकिन अभी वो एक्सपेरिमेंटल फेजेस के अंदर है, उस पे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं डिफरेंट टाइप के, ठीक है। तो हमारे पास जो मेच्योर चीज है वो यही है, बाइनरी नंबर सिस्टम और कंप्यूटर सिस्टम्स, जो कि 0 और 1 पे काम करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर 0 1 पे कंप्यूटर सिस्टम काम करते हैं तो इसका मतलब है क्या हम ABCD और जो भी अल्फाबेटिक लेटर्स होते हैं जो जिन पे हम काम करते हैं, अपनी ईमेल्स लिखते हैं, अपनी वेबसाइट्स डेवलप कर रहे हैं जनाब, नेक्स्ट जेएस के अंदर हम टाइप स्क्रिप्ट में नेक्स्ट जेएस में वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, बैकएंड की क्यूरीज लिख रहे हैं, वो तो कहीं पे हम बाइनरी यूज ही नहीं करते, हम तो सारा कुछ तो इंग्लिश में कर रहे होते हैं। हम सारी स्टेटमेंट्स इंग्लिश में लिख रहे हैं, हम एक एक चीज इंग्लिश में कर रहे हैं। हम वर्ड का डॉक्यूमेंट खोलते हैं, ये अभी मैंने नोट्स बनाए ये इंग्लिश में बनाए, तो ये कैसे ABCD सब चीजें आ रही हैं भाई? इसका कौन जवाब दे सकता है? कोई है जो जवाब दे सकता है इसका? चलिए मैं बताता हूँ, देखें। ये नंबर सिस्टम्स तो 0 और 1 है, यानी कंप्यूटर तो 1 और 0 की लैंग्वेज समझता है। तो इसका मतलब है बीच में आपको एक इंटरप्रेटर बिठाना पड़ेगा। अगर आप कंप्यूटर से MS वर्ड के डॉक्यूमेंट भी बनाना चाहते हैं इंग्लिश में, अपनी ईमेल भी राइट करके सेंड करना चाहते हैं इंग्लिश में, सही है, और भी कोई काम कंप्यूटर प्रोग्राम भी इंग्लिश में बनाना चाहते हैं, तो कोई ऐसा इंटरप्रेटर बीच में बैठा हो जो CPU और हमारे इस प्रोग्राम के बीच में बैठा हुआ हो, जो कि ये चीजें ट्रांसलेट कर रहा हो। अगर मैं उसको ए बोलूं तो वो CPU को, कंप्यूटर को ये समझाए कि ए का मतलब बाइनरी में ये है, ठीक है। अगर मैं बी बोलूं, उसको बी लिखूं, यहां पर मैं बी लिखता हूं, अगर फर्ज करें मैं ए लिखता हूं, तो वो कंप्यूटर सिस्टम को समझाएगा कि ये इस बंदे ने जो बोला है वो 65 बोला है। 65 बाइनरी में जो रिप्रेजेंट होगा वो कैसे होगा? यहां पर हम आते हैं, हमारे पास एक बहुत अच्छी सी वेबसाइट है रैपिड टेबल्स के नाम से, उसको यूज करते हुए हम अभी इसको कन्वर्ट करके देख लेते हैं कि ये 65 मैंने लिखा है डेसिमल में, अब ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी इसकी, अभी देख लेते हैं। 65 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है? 65 की जनाब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये आई है 1 0 0 0 0 0, ये बाइनरी। इसका मतलब ये है कि जो भी इंटरप्रेटर मेरा MS वर्ड के बीच में, इसको मैं दोबारा यहां ले आता हूं, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 65 की और ए की। इसका मतलब है जब मैं अपने इस MS वर्ड के अंदर ए लिखता हूं, तो CPU को क्या समझ में आता है? CPU को मेरे दोस्त ये समझ में आता है, ये नंबर समझ में आता है। क्या समझ में आता है? ये नंबर, ये जो बाइनरी नंबर लिखा हुआ है ये समझ में आता है, जिसको मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ। ए का मतलब है ये नंबर, ठीक है। इसी तरीके से जब मैं बी लिखूंगा तो बी का बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट जनरेट हो जाएगा। जब मैं सी लिखूंगा तो सी का बाइनरी नंबर। तो ये जो नंबर जनरेट हो रहे हैं कि ए का मतलब ये वाला बाइनरी नंबर, और बी का मतलब ये वाला बाइनरी नंबर, और सी का मतलब बाइनरी नंबर, ये किसने बनाए हैं ये? यकीनन दुनिया में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने ये स्टैंडर्ड्स बनाए हैं कि ए का मतलब ये होगा, बी का मतलब ये होगा, सी का मतलब ये होगा। फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो CPU को सिग्नल या नंबर की ट्रांसलेशन भेजी जाती है। भाई अगर फर्ज करें हर कोई अपना अपना ए का कोड बनाना शुरू हो जाए, भाई हो सकता है ना? फर्ज करें भाई, मैं नहीं मानता, मैं बोलता हूँ जी नहीं, मैं तो ए का मतलब ये लूंगा। आप सोचें कितना बड़ा झगड़ा, कितना बड़ा फसाद क्रिएट हो जाएगा पूरी कंप्यूटिंग इंडस्ट्री में। तो स्टैंडर्ड्स इसलिए बनाए जाते हैं, एक स्टैंडर्ड इसलिए बनाया जाता है कि जी सब उसको फॉलो करें, फिर उसके अकॉर्डिंग सारे प्रोग्राम्स डेवलप जाते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें डेवलप की जाती हैं। जब आप स्टैंडर्ड नहीं बनाएंगे, ये तो फिर हर बंदा 1.5 1.5 ईंट की अपनी अपनी मस्जिद बना लेगा, बोलेगा नहीं मैं तो ए का मतलब ये समझ रहा हूँ, मेरी मर्जी। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड्स बनाए इसीलिए जाते हैं ताकि सब उसको फॉलो करें और उसके अकॉर्डिंगली सारी चीजें अपने सब लोग डेवलप करें, ताकि आसानी से इंसान आपस में भी इंटरेक्ट कर सकें, कंप्यूटर्स आपस में भी इंटरेक्ट कर सकें, और चीजें आसानी से सॉल्व हो जाएं, कंप्यूटेशंस में आसानी हो, ठीक है। तो ये यहां तक चीज समझ में आई आपको? अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि जी ये स्टैंडर्ड फिर किसने बनाया? तो ये स्टैंडर्ड के जो हमारे पास करेक्टर्स हैं, ABCD पूरे अल्फाबेटिक करेक्टर्स हैं, कैपिटल लेटर्स जितने भी A to Z, स्मॉल लेटर A to Z, जैसे कैपिटल लेटर A to Z,
फिर आ जाए हमारे पास स्मॉल लेटर A to Z, फिर हमारे पास आ जाए नंबर 0 to 9, फिर हमारे पास स्पेशल करेक्टर्स जो कि हम ईमेल वगैरह में यूज करते हैं, @ यूज करते हैं ना, @ है, अंडरस्कोर है, माइनस यूज करते हैं, अपनी कैलकुलेशन में स्टेरिक यूज करते हैं, फिर हम प्लस यूज करते हैं। ये सारे, अब भाई ये सारे नंबर या सिंबल आप यूज करते हैं ना, डिवाइड को यूज करते हैं, एक्सपोनेंट के करेक्टर को यूज करते हैं, ठीक है। ये सारे वो करेक्टर्स हैं जो आप यूज करते हैं। लेकिन क्या ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है? ये बाइनरी नंबर्स तो है ही नहीं, ये तो करेक्टर्स हैं। तो फिर इसका मतलब है इनके इक्विवेलेंट क्या होने चाहिए? बाइनरी कोड होने चाहिए इनके। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इन तमाम करेक्टर सेट के अगेंस्ट में बाइनरी रिप्रेजेंटेशन या बाइनरी कोड्स डेवलप किए, उसको कहते हैं एस्की चार्ट। उसको, उस चार्ट को कहते हैं एस्की चार्ट। और जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये काम किया था उसको कहते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये जो एस्की है, एस्की स्टैंड्स फॉर व्हाट? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो ये बेसिकली बनाया गया इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के लिए, ये पूरा कोडिंग सिस्टम डिजाइन किया गया एस्की का, कि जिसमें हमने करेक्टर्स को, नंबर्स को, स्पेशल सिंबल्स को रिप्रेजेंट किया कि इनका बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर क्या होगा। क्यों किया बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर क्या होगा? क्योंकि हमें प्रोसेसर को समझाना है, हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को समझाना है, हमने ट्रांजिस्टर को समझाना है। और ट्रांजिस्टर तो समझते ही खाली 0 और 1 को है, वो तो बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है ना, वो तो और कोई लैंग्वेज समझता ही नहीं है। तो अब ये एस्की चार्ट जो डेवलप किया गया वो कैसा है, जरा ये देख लें। इसको मैं थोड़ा सा आपको यहां से दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। ये है, ये एस्की नंबर्स जो है डेवलप किए गए। अभी जब मैंने ए लिखा था तो ए का मतलब क्या था? 65, देखे 65 लिखा हुआ है। बी का मतलब 66 होगा, सी का मतलब 67 होगा, डी का मतलब 68 होगा, ई का मतलब 69 होगा, एफ का मतलब 70 होगा। ये देख रहे हैं पूरे कैपिटल अल्फाबेट लेटर्स, और आगे उनके नंबर्स इक्विवेलेंट लिखे हैं कि इसका मतलब क्या होगा। यानी जब मैं ए लिखूंगा तो कंप्यूटर को समझ में आएगा 65। 65 पीछे बैकएंड पे कन्वर्ट होगा बाइनरी के अंदर, उसके इक्विवेलेंट के अंदर। जैसे मैंने ये समझाया था अभी आपको, ये अभी मैंने समझाया था कि भाई ए का मतलब क्या है, ये मैंने अभी आपको समझाया था। ये देखें, ये मैंने बताया था कि ए पीछे बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होगा, ये होगा। अच्छा, इसको कन्वर्ट कौन करेगा? इसका मतलब है एस्की की इनकोडिंग डिकोडिंग सारी हमारे पास इस प्रोग्राम के अंदर हुई भी होगी, एमएस वर्ड के। जब हम एमएस वर्ड में ये सारे करेक्टर राइट कर रहे होते हैं, तो जब ये पीछे जाके राइट करता है तो ये बाइनरी में राइट करता है, और कंप्यूटर को समझाता है कि मैं ये बोल रहा हूँ और ये प्रिंट करो स्क्रीन पे, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब है ये हमें समझ में आ गया कि भाई ये जो नंबर्स में अगर हमें काम करना है, अगर हमें बाइनरी, जाहिर है हम मशीन इंसान 1010 कितने याद करेगा? तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। उसके लिए इजी क्या है कि वो अपनी जैसी कोई एक आसान लैंग्वेज बनाए, जैसे हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज है, जिसमें वो काम कर सके डेटा को प्रोसेस करने के लिए, अपने टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो वो उसने एक लैंग्वेज डिजाइन कर ली, और उस लैंग्वेज के इक्विवेलेंट क्या कर लिया उसने? एस्की कोड डिफाइन कर लिया। एस्की कोड किसने डिफाइन किए? इन्होंने डिफाइन किए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये कंपनी थी जो ये स्टैंडर्ड डिजाइन करती है। उन्होंने ये एक स्टैंडर्ड बनाया एस्की का। और एस्की का टेबल अगर आप देखना चाहें कि हर नंबर या हर लेटर या हर करेक्टर के पीछे जो कोड होता है, जो नंबर जनरेट होता है पीछे कंप्यूटर में, वो कौन सा होता है, वो आप देख सकते हैं ऐसे, वो आप ऐसे देख सकते हैं। ये पूरा इसकी चार्ट एक्सक्यूज है। जी जी, एक्सक्यूज बोले मी सर। बोले बोले। आ, अच्छा सर, एक चीज थी कि जैसे नॉर्मली हम अपना कोड वगैरह लिखते हैं, ठीक है, तो वो तो जाहिर सी बात इंटरप्रेटर या कंपाइलर के थ्रू जो होता है कंपाइल होकर मशीन लैंग्वेज के अंदर जो है ना कन्वर्ट होता है, ठीक है। बट लाइक जैसे ये हमारे पास एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, लाइक एमएस वर्ड हो गया या कोई भी एप्लीकेशन, तो इस पे जो हम ये करेक्टर्स वगैरह लिखते हैं, ये किसकी मदद से इनकोड होते हैं? ये सारा पीछे इसके इनकोडर्स को यूज कर रहा होता है वो, डेफिनेटली वो अपनी लैंग्वेज के इनकोडर्स को यूज कर रहा होगा ना। जो जिस ओ, लैंग्वेज में एमएस वर्ड की एप्लीकेशन बनी हुई है पीछे, इसका मतलब है ठीक जो है। कंपाइल टाइम प्रोग्राम है, जो हम्म। लिंकर्स हैं, जो एग्जीक्यूटेबल्स हैं, उनको ये नॉलेज पूरी है कि हमने किस करेक्टर को, किस कोड को कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। ओके ओके ओके। समझ में आ रही ठीक बात? है। हाँ हाँ। इस सही तरह से है। समझे इसको। मैं इसको इस लेवल पे जाके डिफाइन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ओके। अभी इसको बिल्कुल सिंपल रखते हैं। अभी यही समझें कि जो भी प्रोग्राम हम रन करते हैं, उस प्रोग्राम को ये पता होता है कि जब हम उसमें ए लिखेंगे, अब वो कोई भी प्रोग्राम हो शारून, वो कोई भी प्रोग्राम हो, जब उसमें ए लिखेंगे तो उसको पता है कि ए का मतलब 65 है। और वो पीछे कन्वर्ट किस में होगा? बाइनरी नंबर में, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम समझते ही पीछे बाइनरी की लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये हमारा एस्की चार्ट है, ठीक है। एस्की में करेक्टर है 0 से लेके 127 तक, 0 से लेके 127 तक, आखिरी जो नंबर है वो 127 है, ठीक है। इसके ऊपर जो है
इसमें मजीद करेक्टर्स को ऐड करने के लिए एक्सटेंडेड एस्की कोड भी बनाए गए, यानी कि इसमें मजीद करेक्टर्स को ऐड किया गया। ये 127 से फिर कितने हो गए, ये 256 हो गए। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें तो ये 127 से फिर कितने हो गए, 256 हो गए। अभी ये 127 नजर आ रहे हैं, लेकिन जो एक्सटेंडेड एस्की कोड, क्योंकि भाई और रिक्वायरमेंट आई कि खाली 127 के अंदर सारे सिंबल्स कवर नहीं हो रहे, मतलब मुझे अगर डिफरेंशिएशन का सिंबल लिखना है मैथमेटिक्स का, या इंटीग्रेशन का सिंबल लिखना है, या फर्ज करें मुझे अलिफ बे पे ते लिखनी है। अब मुझे अगर अलिफ बे पे ते लिखनी है, तो वो तो करेक्टर्स है ही नहीं मेरे सिस्टम में, तो क्या मैं उर्दू नहीं लिख सकता? क्या मैं चाइनीज नहीं लिख सकता? क्या मैं इसमें हिंदी नहीं लिख सकता? क्या मैं इसमें फ्रेंच लैंग्वेज में काम नहीं कर सकता? तो ये तो एक लिमिटेशन आ गई फिर कंप्यूटर सिस्टम्स की। इसका मतलब है सिर्फ क्या इसमें इंग्लिश में ही काम होगा? तो इस चीज को काउंटर करने के लिए, इस चीज को ओवरकम करने के लिए एक और इसी तरह का इनकोडिंग सिस्टम, कोडिंग इनकोडिंग सिस्टम बनाया गया करेक्टर्स और बाइनरी नंबर्स के दरमियान में, जिसको कि यूनिकोड करेक्टर सिस्टम कहते हैं, या जिसको एक्सटेंडेड एस्की कोड पहले बना वो 256 करेक्टर तक लिमिटेड था, उसमें भी लिमिटेशंस आई। तो फिर हमने एक और लार्ज करेक्टर सेट इनकोडिंग सिस्टम बनाया, जिसको हम कहते हैं यूनिकोड करेक्टर सिस्टम। यूनिकोड करेक्टर सिस्टम के अंदर तकरीबन 11 लाख, मिलियंस मिलियंस के अंदर जो है ना वो करेक्टर्स हैं, इसी तरह के करेक्टर्स हैं ABCD, जिसमें तमाम दुनिया की लैंग्वेजेस को कवर किया गया है। इसमें आप उर्दू में भी, अब इसका मतलब है आप काबिल हो गए, अगर आप यूनिकोड को अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है आप अपने अपने प्रोग्राम में उर्दू के करेक्टर्स को भी प्रोसेस कर सकते हैं। आप अपने प्रोग्राम में जापानीज करेक्टर्स को भी प्रोसेस कर सकते हैं। आप अपने प्रोग्राम के अंदर सिंधी के करेक्टर्स को भी प्रोसेस कर सकते हैं। आप अपने प्रोग्राम के अंदर पश्तो के करेक्टर्स को भी प्रोसेस कर सकते हैं। आप पंजाबी के करेक्टर सेट को भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो समझ आ रही है कि यूनिकोड करेक्टर सिस्टम को बनाने का फायदा क्या हुआ? जो पहले हमने एस्की का कोडिंग सिस्टम बनाया था, उसके अंदर तो खाली 256 करेक्टर थे, अगर हम एक्सटेंडेड एस्की कोड की बात करें। और अगर हम नॉर्मल एस्की कोड्स की बात करें तो 127 करेक्टर्स ही खाली दिखा सकता है कंप्यूटर आपको स्क्रीन के ऊपर। बाकी करेक्टर्स इसके अंदर कवर है ही नहीं। तो मैं उर्दू कैसे लिखूं? अगर मैं एस्की का करेक्टर सेट यूज कर रहा हूं, एस्की का स्टैंडर्ड करेक्टर सेट यूज कर रहा हूं, तो क्या मैं उर्दू लिख सकता हूं, उर्दू प्रोसेस कर सकता हूं? नहीं लिख सकता, लिमिटेशन आ गई। तो फिर क्या किया गया कि यूनिकोड करेक्टर सेट सिस्टम बनाया गया, जिसमें तकरीबन मिलियंस की तादाद में करेक्टर्स हैं, और उनकी इसी तरीके से कोडिंग डिफाइन हुई हुई है कि उर्दू का फर्ज करें कोड होगा 5601 अलिफ का होगा, 5602 इसका होगा, और वो पीछे 5601 5602 कन्वर्ट किस में होगा, वो बाइनरी में कन्वर्ट होगा। क्योंकि कंप्यूटर को, प्रोसेसर को, ट्रांजिस्टर को लैंग्वेज एक ही समझ में आती है, और वो 01 मशीन लैंग्वेज समझ में आती है। ठीक है जी। यहां तक अगर किसी का कोई सवाल है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो वो बता दें। हाँ, A = 65 कैसे हुआ? ये बेटा स्टैंडर्ड है, ये बनाया हुआ है एक, हम सब ने एक रूल बनाया हुआ है, समझ लें। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये रूल बनाया हुआ है, जिसने ये बना के दिया हुआ है, वो एस्की कहलाती है। ठीक है, इसको इसी तरह समझ लें कि ये एक स्टैंडर्ड है कि A = 65 ही होगा, वो इस चार्ट और इस स्टैंडर्ड के मुताबिक है। जैसे दुनिया में और भी स्टैंडर्ड्स होते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि टाइम को आप आवर्स में, मिनट्स में और सेकंड्स में क्यों बताते हैं? मेरा सवाल आपसे है किंजा, आप ये बताइए कि टाइम को आप आवर्स में, मिनट्स में और सेकंड में क्यों बताते हैं? बताइए आप। हेलो, आवाज आ रही है किंजा को? इनसे मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। आप बताइए कि हम टाइम को आवर्स में, मिनट्स में और सेकंड्स में ही क्यों बताते हैं, व्हाई? सर क्योंकि वो टाइम है इस वजह से। नहीं, स्टैंडर्ड है। मैं टाइम को केजी में बताना शुरू कर दूं, मैं बोलूं भाई टाइम 1 किलो हो गया, 2 किलो हो नहीं। गया टाइम आज, 5 किलो हुए, 6 10 किलो हो गए। ये तो नहीं सही। है ना, मैं बोलना शुरू हुआ टाइम जो है ना 24 कैरेट हो गया है। ये तो सही। कोई बात ही नहीं हुई। स्टैंडर्ड्स हैं, ये है जो बताने का मकसद है, स्टैंडर्ड्स हैं भाई। अगर आप ये स्टैंडर्ड्स नहीं बनाएंगे, आपस में क्लैश हो जाएगा, इंसान लड़ पड़ेंगे, एक दूसरे को मार देंगे जान से। खुदा के वास्ते इन चीज को समझे। तो स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है। अगर आप स्टैंडर्ड्स को नहीं मानेंगे तो आप तो लड़ पड़ेंगे, पूरी इंसानियत लड़ जाएगी आपस में। आप सोचे ना क्या कितना बड़ा फसाद पैदा हो जाएगा यार। यानी पाकिस्तान में कंप्यूटर सिस्टम चल रहा होगा, वो एक अलग स्टैंडर्ड पे चल रहा होगा। और दुनिया में कंप्यूटर सिस्टम चल रहा होगा, वो अलग standard। तो ये चीज है, स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। और स्टैंडर्ड्स को कुछ बॉडीज होती हैं जो गवर्न करती हैं। गवर्न का मतलब ये होती है कि वो रेगुलेट करती हैं। अगर पाकिस्तान में स्टेट स्टेट बैंक ना हो तो क्या बैंकिंग इंडस्ट्री चल पाएगी? इसका मतलब है हमें एक गवर्निंग बॉडी चाहिए, एक वो बॉडी चाहिए जो स्टैंडर्ड्स को बनाए। बैंकिंग के स्टैंडर्ड्स क्या होंगे? उनको रेगुलेट करवाए।
फिर तमाम बैंक्स उसको फॉलो करते हैं उनके स्टैंडर्ड्स को, कि हाँ आज एक्सचेंज रेट ये होगा, इकोनॉमिक पॉलिसीज ये होंगी, बैंक का आज इंटरेस्ट रेट ये होगा, 22% पे चला गया इंटरेस्ट रेट, हमने यही रखना है, अब हम जो भी डिपॉजिटर्स को स्कीम देंगे वो 22% के हिसाब से देंगे। ये स्टैंडर्ड्स है ना। अगर फर्ज करें एक बैंक खुद से शुरू हो जाए, नहीं मैं नहीं मानता भाई स्टेट बैंक के स्टैंडर्ड को, उसको तो उठा के बाहर फेंक देंगे हम लोग। ठीक है। तो वो तो फिर एक खुद सोचे कितना बड़ा कोलिजन पैदा हो जाएगा पूरे माशरे में, कितना बड़ा कोलिजन पैदा हो जाएगा जी। क्या नाम है आपका, 7 टीवी वाले वहीद साहब को बताइएगा, कुछ कोई सवाल है जो ये पूछना चाह रहे हैं। आवाज आ रही है वहीद साहब आपको मेरी? एनीवे हम आगे बढ़ते हैं। वहीद साहब आप अपना क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं फिर बाद में पूछ जी लेता हूँ। तो जी जी मैंने सर, कर मेरी दी। आवाज जी मेरी जी जी आवाज आ गई। जी 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 अच्छा सर, इस बोलिए। तरह हुआ है कि बाहर हाँ की हाँ। जो कमिटीज थी ना इंटरनेशनली, इन हम्म। लोगों ने सब लोगों ने काम किया और अपना साथ नाम भी दे दिया। एक छोटी सी मिसाल बस यहाँ ऐड कर रहा हूँ, बाकी आप कंटिन्यू। जैसे पाल है और एनटीएससी सिस्टम है, टीवी सिस्टम जो यूज होता है। वाह फेस ऑल्टरनेट बाय लाइंस है। वाह। इस तरह एनटीएससी नेशनल टेलीविजन सिस्टम ऑफ कमेटी है। इन हम्म। लोगों ने क्या अपने नाम को जिंदा रखने के लिए ना सर, ये चीजें जो है ना स्टैम्प कर दी हैं कि भाई जब सारी जिंदगी नाम लिया जाएगा तो हमारा नाम लिया जाएगा। हाँ नहीं जैसे वही सब एस डी समझ ए गया मैं। सिग्नल यूज करते हैं ना। हाँ हाँ वही साहब देखें, मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन देखें अगर हम किसी एक के स्टैंडर्ड को नहीं मानेंगे तो एक फसाद पैदा हो जाएगा सर, लड़ाई हो जाएगी, आपस में लड़ेंगे। अगर फर्ज करें, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हम सब ने ये मान लिया है जितने भी इंसान इस दुनिया में बसते हैं कि यूएनओ एक स्टैंडर्ड है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जब वो कोई रेगुलेशन पास करेगी, कोविड की वैक्सीन का पास करेगी, जिसका भी पास करेगी, वो हम सब ने मानना है। अगर हम नहीं मानेंगे तो हम आइसोलेट हो जाएंगे दुनिया में। समझ रहे हैं बात? तो ये एक स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, अगर आप standard नहीं मानेंगे, आप आउट हो जाएंगे, आप आइसोलेट हो जाएंगे दुनिया से। आपको दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी, बोले कि आप हमारे स्टैंडर्ड्स को नहीं मानते हैं। समझ रहे हैं बात? अब आप इसको मोनोपली करें, आप इसको ये बोलें कि जी उन्होंने अपना नाम करने के लिए, अब वट एवर आप जो भी बोलें, बहरहाल स्टैंडर्ड्स आर स्टैंडर्ड्स दैट वी हैव टू फॉलो। सिंपल। अच्छा। अच्छा सर, जी मेरा एक सवाल है। जी जी जी। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि लाइक एस्की के अंदर हमारे पास 1 to 7 करेक्टर है, ऐसा ही है? फिर उसके बाद एक्सटेंडेड जब हुआ, उसको एक्सटेंड किया गया तो फिर 256 हो गए। और जी फिर जी जी आपने जी, और फिर एक और स्टैंडर्ड आया हमारे पास यूनिकोड का। जी जी। तो यूनिकोड के अंदर कितने करेक्टर्स हैं? भाई मिलियन से ज्यादा है। अच्छा अच्छा, मतलब कि ये जी जी। एक अनलिमिटेड हो गए हैं, कह सकते हैं। भाईजान बहुत है, यानी इतने करेक्टर्स हैं, इतने कोडिंग है कि जितना पूरी दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं और जितने भी करेक्टर्स हैं, वो भाई मैं आपको बता रहा हूँ ना, इंग्लिश से लेकर, और ये जो अहराम मिस्र है ना इजिप्शियंस, उन्होंने भी जो अपनी लैंग्वेज लिखी हुई है ना, जिसको अभी तक डिकोड कर रहे हैं आर्कियोलॉजिस्ट हमारे जा जी जी। जाकर, वो तक कवर है उसके अंदर भाई। इतनी डेप्थ में जाके उसकी कोडिंग की जी हुई जी जी। यूनिकोड पे। समझ में आ रही है बात? ओके ओके ओके। बस बस बस। सही है। ओके ओके ओके। सही, बस बस बस, जबरदस्त, समझ ओके में आ गई। सर। अच्छा अब एक असाइनमेंट भी लिख लें यहाँ पर, जो हमारे टाइप स्क्रिप्ट के लोग हैं, या जो नेक्स्ट जेएस के लोग हैं, या जिन्होंने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम किया है, असाइनमेंट ये है आप लोगों का, टास्क ये है कि आपने करना क्या है, कि आपने टाइप स्क्रिप्ट में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सिर्फ एस की चार्ट को प्रिंट कराना है। एस की चार्ट को 0 से लेकर 127 तक ये चार्ट प्रिंट करना है। क्या आप कर सकते हैं? टास्क ले लेंगे, जबरदस्त चीज है, और कोई मुश्किल नहीं है। अभी फिर एक हिंट भी दे देता हूं, सिंपल एक लूप लगेगा, और उस लूप के अंदर सिर्फ एक फंक्शन कॉल होगा, जो कि कोड को करेक्टर में चेंज करेगा और करेक्टर को कोड में चेंज करेगा, दैट्स इट, खत्म। सही है। आपने क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है टाइप स्क्रिप्ट में, जो कि, सर मेरे जी जी, बोलें बोलें। मैं कह रहा हूँ, मेरे ख्याल से अगर जब आप असाइनमेंट दे तो उसमें आप ये ऐड कर चले दीजिएगा मैं मेंशन कर दूंगा, ताकि लेकिन ये जी रन टाइम वो का टास्क है, ये कोई कंपलसरी हो जाए। नहीं, ये जी कंपलसरी जी। नहीं है भाई, कंपलसरी नहीं है। कोई अच्छा बहुत अच्छा। सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस अभी नहीं है इतना। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप अच्छा अच्छा, एस्की का चलो कोडर इनकोडर बना लें, कोडर बनाएं एस्की का, और सही सही। इनकोडर इनकोडर डिकोडर बनाएं, प्रोग्राम आप अपना टाइप स्क्रिप्ट में बना लें। ठीक है। हिंट मैंने ये दे हम्म। दिया कि फॉर का एक लूप लगेगा, स्ट्रिंग में एक फंक्शन होता है जो कि ये काम कर रहा होता है, वो आपने यूज करना है और ये हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जनाब, अब हमारा रिफ्रेशर हो गया है, तकरीबन हमने चीजें कवर भी कर ली हैं। अब हम आते हैं जनाब की एक्चुअल हार्डवेयर टेक्नोलॉजी की तरफ, अब हम आ रहे हैं डेप्थ, अब हम आएंगे थोड़ा सा, सही है, अंदर अब इसके हार्डवेयर के अंदर हम जाएंगे।
हमारे पास एक चीज होती है कंप्यूटर सिस्टम में जिसको हम मदरबोर्ड कहते हैं, या इसी को मैंने बताया था प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहा जाता है। इस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के अंदर हमारे पास इंटरनल हार्डवेयर भी लगते हैं और एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट भी आगे अटैच होते हैं। अब इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट्स कौन से हैं ये मैं बता चुका हूं, ये ऊपर वाली लेक्चर 1 में हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट्स कौन से हैं? सीपीयू है, रैम है, ग्राफिक कार्ड है आपका, वो सारी चीजें जो कि इस मदरबोर्ड के अंदर आकर यहाँ जो इस डब्बे के अंदर होती हैं, जो हमारा डेस्कटॉप सिस्टम होता है, इस डब्बे के अंदर जितनी चीजें होती हैं वो हम उनको सेग्रीगेट करते हैं। ये कोई रूल डिफाइंड चीज नहीं, लेकिन सेग्रीगेट करने के लिए कि इनको हम कहते हैं, जो इस डब्बे के अंदर होती है ना चीजें, इनको हम कहते हैं ये इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ये भी आगे मदरबोर्ड में लगते हैं। और जो एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, लाइक हमारा मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, वो भी तो जाके हम पीछे आप देखें ना, इसी इसी डब्बे के अंदर पीछे जो है बैक साइड पे इसकी देखें तो कुछ पोर्ट्स होती है ना इस बैक साइड पे, जिसमें आप माउस को भी अपने यूएसबी पोर्ट होगी, पीएसओ 2 पोर्ट होगी, सीरियल पोर्ट होगी, उसमें जाकर आप उसको प्लग कर देते हैं। तो उसके बाद आपको माउस का पॉइंटर डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है, उसके बाद आपको मॉनिटर का आउटपुट आना शुरू हो जाता है। यही काम करते हैं ना आप, लेकिन वो इस डब्बे के पीछे करते हैं, एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं, तो इसलिए उनको एक्सटर्नल हार्डवेयर करते हैं। तो वो लेकिन कनेक्ट जाकर वो पीछे किस में होते हैं? मदरबोर्ड पे। मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड सिंपली एक सर्किट बोर्ड है, प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड है, जिसके के अंदर हम सारे अपने हार्डवेयर कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। और ये तमाम कंपोनेंट्स के दरमियान हमारे चाहे सीपीयू हो, रैम हो, ग्राफिक कार्ड्स हो, माउस हो, हमारा मॉनिटर हो, उनके दरमियान कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है उनको आपस में, ताकि वो सारे कंपोनेंट्स आपस में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल 0 1 की फॉर्म में एक्सचेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, और एक दूसरे को सिग्नल देते होते हैं, हाँ अब आप ये काम कर दो। जब हम माउस से क्लिक करते हैं तो बेसिकली सिग्नल जनरेट होता है, 0 और 1 की फॉर्म में एक सिग्नल जनरेट होता है। आपके सामने तो पॉइंटर आ रहा होता है ना माउस का, पीछे एक सिग्नल जनरेट होता है। मिसाल के तौर पे अब मैं अगर ये फाइल पे जब मैं क्लिक करता हूं तो ये क्या हुआ है? ये क्या हुआ है आपके सामने? तो ये आउटपुट आई है, लेकिन पीछे बाइनरी 0 और 1 की फॉर्म में एक लंबी सिग्नल की लाइन जनरेट हुई है, और उस सिग्नल की लाइन ने जाके प्रोसेसर को बताया है, सीपीयू को बताया है कि ये काम करना है, इस पेज को डिस्प्ले कराना है इस तरह से, और डिस्प्ले हो गया हमारे सामने पेज। समझ आ रही है? तो जो भी चीज आपके सामने है, आपने अपने माइंड में ये चीज फिक्स कर लेनी है, एट द एंड ये जाके कन्वर्ट किस में होगी? बाइनरी में होगी, 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो हमारे पास मदरबोर्ड के ऊपर सीपीयू की स्लॉट होती है, सीपीयू का सॉकेट होता है जहां पे हम सीपीयू को इंजेक्ट करते हैं, एम्बेड करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ग्राफिक्स कार्ड और साउंड कार्ड लगाने के या ये सॉकेट्स होते हैं, यहाँ पर हम अपने ग्राफिक कार्ड और साउंड कार्ड लगाते हैं, यहाँ पर हम अपनी रैम्स लगाते हैं। ठीक है, तो ये सारी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद होते हैं किस पे? मदरबोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो मदरबोर्ड क्या है? एक प्रिंटेड सर्किट, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है कि जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को पेस्ट करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, एम्बेड करते हैं, और वो उन तमाम डिवाइसेस के दरमियान इंटरकनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। उन तमाम डिवाइसेस के दरमियान इंटरकनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पर रैम से अगर किसी भी डेटा को एक्सेस करना है प्रोसेसर ने, सीपीयू ने, तो वो यही छोटे छोटे जो कनेक्शंस बने हुए इन्हीं वायर्स के थ्रू इसको सिग्नल भेजेगा कि मुझे ये डेटा एक्सेस करना है, और वो उसको डेटा इन्हीं कम्युनिकेशन से, सिग्नल्स और वायर्स के थ्रू जो है ना उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और उस पर वो कैलकुलेशंस करके वापस रैम को आउटपुट रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये काम, ये फैसिलिटी, ये प्लेटफॉर्म कौन दे रहा है? इन तमाम हार्डवेयर कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्टिविटी, कनेक्टेड रहने का ये प्लेटफॉर्म जो जो चीज दे रही है उसको हम कहते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड, ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। सर इसको थोड़ा, इसका मतलब, हाँ मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा, बोले जी बोले। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा इसको एक दफा फिर रिपीट करते हैं ब्रीफली, क्योंकि थोड़ा सा आपको पता है थोड़ा एडवांस चीज है तो। मैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में ऐसे कह रहा हूं कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो होता है, जिसको हम मदरबोर्ड भी कहते हैं, वो आपको तमाम हार्डवेयर कंपोनेंट्स की, चाहे वो रैम हो, चाहे वो सीपीयू हो, चाहे वो ग्राफिक्स कार्ड हो, चाहे वो मॉनिटर की पोर्ट हो आपकी, चाहे वो आपकी माउस की पोर्ट हो, चाहे वो आपके कीबोर्ड की पोर्ट हो, चाहे वो आपकी डिस्क की पावर केबल हो, उन तमाम को आपस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, एक हार्डवेयर प्लेटफॉर्म। Motherboard is a hardware platform which provides integration and connectivity among all hardware components। जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, अब मैं किन को हार्डवेयर कंपोनेंट्स कह रहा हूं, ये मैंने ऊपर स्लाइड में डिफाइन किया था। हमारे पास एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट्स भी हैं, हमारे पास इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट्स भी हैं। इन तमाम कंपोनेंट्स को आपस में जो इंटीग्रेट करने के लिए जो चीज डिजाइन की गई,
उसको मदरबोर्ड कहते हैं। समझ आ गई बात? ठीक हो गए। समझ में आ गई बात? जबरदस्त, वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज मैं आपको कहूं सारे लोगों को कि आप लोगों ने एक कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन करना है, आप लोगों ने अपना एक कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन करना है पाकिस्तानियों ने, तो इसका मतलब पहली चीज जो मेरे दिमाग में आएगी वो क्या होगा कि यार मुझे सबसे पहले तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए कि जब मैं उसके ऊपर अपना प्रोसेसर लगाऊंगा, जब मैं उसके ऊपर अपनी रैम लगाऊंगा, जब मैं उसके ऊपर अपने ग्राफिक्स कार्ड लगाऊंगा, जब मैं उसके ऊपर अपने मॉनिटर को कनेक्ट करूंगा, तो वो उनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करे। तो पहली चीज जो आपके माइंड में आएगी वो क्या आएगा? मदरबोर्ड। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो इन तमाम डिवाइसेस को आपस में कनेक्टिविटी करके एक की बात दूसरे को समझा सके, दूसरे की बात तीसरे को समझा सके। ठीक है? सर अगर इजाजत दे तो इनमें इनपुट कर दूं? बिल्कुल इनपुट करें, बिल्कुल इनपुट करें, और देखें जो भी इनपुट कर सकता है अच्छी इनपुट करे, इसको और ज्यादा आसान बनाने की कोशिश करें। जी बोलिए। सर इसको जो आपने इंटीग्रेटेड का है ना, इसको थोड़ा सा ये है कि हम अपनी ये जो पीसीबी है इसके अंदर हम अपने यूज करते आईसीज यूज होते थे, अब चिप बन गई वो। आईसी का मतलब ही इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये आईसी वगैरह हम पहले यूज करते हैं, इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दें जरा सर। देखें आईसीज क्या होती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या होती हैं। जब आप, ये जो आपके पास सीपीयू है ना, सीपीयू, ये भी आईसी है एक, ये भी एक आईसी है। ये एक ऐसी आईसी है कि जिसने मिलियंस और बिलियंस ऑफ आईसीज इसके अंदर लगी हुई हैं, छोटी छोटी आईसीज लगी हुई हैं इसके अंदर। आईसी कहती है, आईसी कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट को, चिप को। मैं भी आपको दिखा भी देता हूं आईसी। देखें ये आईसी होती है, इसको आईसी कहा जाता है। ये जो लगी हुई है ना, ये आईसी है। आप चिप भी कहते हैं इसी को। ये आईसीज लगी हुई है, मैं दिखा देता हूँ। ये नजर आ रही है सबको? ये आईसीज लगी हुई, ये आईसीज लगी हुई, ये लगी हुई है चिप, ये चिप लगी हुई है आईसीज। तो ये आईसीज जो होती हैं, इनके अंदर क्या लगा हुआ होते हैं, इनके अंदर क्या चीजें होती हैं? इनके अंदर ट्रांजिस्टर्स होते हैं। तो ट्रांजिस्टर जो है वो रूट है, ट्रांजिस्टर रूट है। इन आईसीज के अंदर मिलियंस और बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। ये जो आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी। मिसाल के तौर पे एक आईसी मैंने लगाई अपने कंप्यूटर सिस्टम में, जो कि आपको अच्छे साउंड जनरेट करके दे सकती है। एक आईसी मैंने लगाई जो कि मुख्तलिफ किस्म के साउंड्स आपको जनरेट करके देगी, चाइनीज भी लैंग्वेज के ट्रांसलेटर आपको जनरेट करके देगी, ट्रांसलेशन प्रोवाइड करेगी। वो आईसीज मैंने अपने मदरबोर्ड में लगा दी। मेरे मदरबोर्ड में एक ऐसी स्लॉट मौजूद थी कि जिसपे मैं वो आईसी लगा सकता था, तो वो मैंने लगा दी। तो उससे मेरे मदरबोर्ड में या मेरे कंप्यूटर सिस्टम में चाइनीज ट्रांसलेशन के या जापानीज ट्रांसलेशन के फंक्शन अनेबल हो जाएंगे। अगर मैंने फर्ज करें एक आईसी ऐसी लगाई अपने सिस्टम में जो कि क्या कर सकती है, जो कि मीडिया को, ग्राफिक्स को बहुत अच्छी तरीके से रेंडर्स और बड़ी स्मूथली चला सकती है, गेम्स को बहुत स्मूथली रन कर सकती है। तो मैंने एक स्पेसिफिक टारगेट पर्पस जो है ना, एक स्पेशल पर्पस आईसी बनाई, उसके अंदर मुख्तलिफ ट्रांजिस्टर्स को उसके अंदर इंजेक्ट किया, और बनाकर मैंने ये चिप बनाकर अपने मदरबोर्ड में जब लगाई, तो मेरी ग्राफिक्स की परफॉर्मेंस, मेरी गेम्स की परफॉर्मेंस, मेरी वीडियो की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त हो, क्योंकि वो सारे काम जो प्रोसेसर को पहले करने पड़ रहे थे वो अब वो ये आईसी कर रही है। ठीक है? अगर मेरी किसी भी वजह से ये आईसी खराब हो गई, तो मेरे दोबारा से वो काम रुक जाएंगे, और मेरा कंट्रोल दोबारा से ग्राफिक्स की रेंडरिंग का, वीडियो की रेंडरिंग का किसको हैंड ओवर हो जाएगा? दोबारा से पीसी या सीपीयू को हो जाएगा। ठीक है? तो ये आईसीज को चिप भी कहते हैं। अभी हम आगे ये देखेंगे, आगे आज हमारे पास सीपीयू भी आ रहा है, तो उसके अंदर हम ये सब चीजें देखेंगे। ठीक है? तो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के अंदर आपके पास क्या है? रैम्स हैं, सीपीयू है, ग्राफिक कार्ड है, साउंड कार्ड है। ये तमाम इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, एक्सटर्नल हार्डवेयर और इंटरनल हार्डवेयर की कनेक्टिविटी का एक प्लेटफॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं, ये जो ब्लॉक डायग्राम एक हमने पहले भी बनाई थी कंप्यूटर सिस्टम की, ब्लॉक डायग्राम होती क्या है, ये हमारी लास्ट स्लाइड है। इसके बाद में वाइंड अप कर दूंगा लेक्चर को, क्योंकि फिर बाकी चीजें हम बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। मैं ये बता देता हूँ कि कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू का रोल क्या होता है, क्योंकि अब मैंने इन डेप्थ में सीपीयू में जाना है, तो लेकिन क्योंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है मेरे पास, तो मैं अभी यहीं तक चीजों को करके मैं करता हूँ। देखें हमारे पास सीपीयू क्या है।
सीपीयू इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जो कि हमें पता है कि सारी कंप्यूटेशन, तमाम कैलकुलेशंस हमारे प्रोग्राम की, जितनी भी हम डेटा प्रोसेसिंग करते हैं, जितनी भी हम कंप्यूटेशन करते हैं, वो सारी हमारे कंप्यूटर में कौन कर रहा होता है? वो ये सीपीयू कर रहा होता है। ठीक है, कौन कर रहा होता है? ये सीपीयू कर रहा होता है। इसकी अगर आप हार्डवेयर फॉर्म देखना चाहते हैं, बिल्कुल जो रियल हार्डवेयर फॉर्म होती है वो कुछ इस तरह की होती है। कुछ इस तरह का होता है सीपीयू, जो इस तरह की एक चिप होती है, जो कि आपके स्लॉट के अंदर, मदरबोर्ड के स्लॉट में, जो भी मैंने मदरबोर्ड आपको दिखाया था, यहाँ पे देखें, इस मदरबोर्ड में यहाँ पे ये सीपीयू इंजेक्ट हो जाता है, यहाँ यहाँ पे आके ये स्लॉट में लग जाता है। और इसके ऊपर एक फैन को लगाया जाता है, स्मॉल छोटा सा पंखा लगाया जाता है हीट सिंक के लिए, क्योंकि जब ये प्रोसेस करता है इंस्ट्रक्शंस को, मिलियंस और बिलियंस की स्विचिंग ऑन ऑफ होता है इसके अंदर, ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ स्टेट में जाते हैं, तो ये हीट अप होता है। तो जब ये हीट अप होता है तो ये बर्न भी हो सकता है। अगर इसके टेम्परेचर को कंट्रोल ना किया गया तो ये बर्न भी हो सकता है। तो हमने फिर क्या किया होता है, मुख्तलिफ किस्म के हीट सिंक्स लगाए होते हैं, यानी कि उसको कूल रखने के लिए, उसको ठंडा रखने के लिए हमने क्या लगाए होते हैं, सिस्टम में कूलिंग फैंस भी लगाए होते हैं। देखते हैं अक्सर पावर सप्लाई में भी कूलिंग फैन लगे होते हैं, सीपीयू के ऊपर भी एक कूलिंग फैन लगा होता है। तो ये उसको कूल करने के लिए होता है, ताकि वो अपने फंक्शंस को इजीली परफॉर्म करता रहे। ठीक है, तो ये सीपीयू होता है जो कि मैंने अभी आपको बताया, और वो इस तरह से मदरबोर्ड में इंजेक्ट हो जाता है। सीपीयू का काम क्या है जी? सारी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना। जो भी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट की स्टेटमेंट लिखते हैं अपने प्रोग्राम में, फॉर एग्जाम्पल मैं टाइप स्क्रिप्ट में एक प्रोग्राम लिखता हूँ, इस तरीके से टाइप स्क्रिप्ट में मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, और उसमें मैंने लिखा कि ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, यानी ए और बी का पहले मैंने बी को वैल्यू असाइन की, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3, ये मैंने असाइन की वैल्यू। अब मैंने क्या टाइप स्क्रिप्ट के प्रोग्राम में लिखा? मैंने लिखा बी प्लस सी। तो ये एक अर्थमेटिक ऑपरेशन है, एक कैलकुलेशन है जो मैंने लिखी है अपने प्रोग्राम में। ये कैलकुलेशन को प्रोसेस कौन करेगा? इस कैलकुलेशन को कौन परफॉर्म करेगा? क्या मेरा प्रोग्राम टाइप स्क्रिप्ट का परफॉर्म करेगा बैकएंड पे? नहीं, नहीं। इसको ये इंस्ट्रक्शन जाएगी, ये आप डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन, आप अपने प्रोग्राम में जो भी कुछ लिख रहे होते हैं, ये याद रखें, टाइप स्क्रिप्ट के प्रोग्राम में लिख रहे हैं, नेक्स्ट जेएस के प्रोग्राम में लिख रहे हैं, आप अपने प्रोग्राम में जो कुछ लिख रहे हैं वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस होती हैं। आपके सीपीयू को ये काम करना है। आप सीपीयू को ये इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हो प्लेन इंग्लिश की फॉर्म में, मशीन लैंग्वेज में नहीं दे रहे होते हो, क्योंकि मशीन लैंग्वेज तो ह्यूमन इतनी याद नहीं रख सकता। समझ आ रही है बात? तो ये बेसिकली सारी जो इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हो आप इंग्लिश में, ये आगे ट्रांसलेट होती है, किसको जाती है? ये जाती है सीपीयू को, ये काम करना है। अभी आपने इंस्ट्रक्शन ये दी कि बी प्लस सी का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी कि 2 + 3 ए इज इक्वल टू 5 आएगा। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी 2 + 3 ए इज इक्वल टू क्या आ गया? 5 आ गया। फिर आपने दिया कंसोल डॉट लॉग, और ए की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा? 5 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ये सारी इंस्ट्रक्शन यहां से लेकर इंस्ट्रक्शन नंबर 1, इंस्ट्रक्शन नंबर 2, ये मैंने असाइनमेंट यूज की, इंस्ट्रक्शन नंबर 3, इंस्ट्रक्शन नंबर 4, 4 तो नहीं थी, ये तो ये बैकएंड 2 ही होगी, इंस्ट्रक्शन नंबर, सॉरी, 4, इंस्ट्रक्शन नंबर 4, ये चारों इंस्ट्रक्शंस जो हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये पास किसको होंगी? ये पास होंगी आपके सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। तो जितने भी प्रोग्राम के अंदर आप जितनी भी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, स्टेटमेंट्स लिखते हैं, फॉर के लूप लगाते हैं, व्हाइल के लूप लगाते हैं, इफ के चेक्स लगाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन होती है सीपीयू को ये काम करना है। अगर आपने प्रोग्राम खराब लिखा, अपनी लॉजिक खराब लिखी, तो सीपीयू आपका हैंग हो जाएगा। अगर आपने अपने प्रोग्राम को एफिशिएंट नहीं बनाया, बिल्कुल पुअर कोडिंग लिखी है आपने, वल्नरेबल या अटैक प्रोग्राम भी हो सकते हैं, मलेशियस कोड इसी को कहा जाता है, ऐसा उसने उस कंप्यूटर प्रोग्राम को इंजेक्ट किया उसके अंदर, उस सीपीयू या उस अपनी उस यूएसबी के अंदर, और उस यूएसबी से वो प्रोग्राम राइट हो गया जाकर कंप्यूटर्स की मेन मेमोरी में और हार्ड डिस्क में, और उसने
इतने सीपीयू के साइकिल्स, इतनी मिलियंस और बिलियंस की उसने उसके अंदर सीपीयू साइकिल जनरेट किए, क्यों लिख रहे होते हैं? इतना, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों पर कि अगर आप टाइप स्क्रिप्ट में प्रोग्राम लिख रहे हैं, नेक्स्ट.js में प्रोग्राम लिखें, एफिशिएंट प्रोग्राम लिखें, अच्छा प्रोग्राम लिखें, कोशिश करें ढूंढने की कि मैं इस प्रोग्राम को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता हूं। जब आप ऑप्टिमाइज करते हैं ना प्रोग्राम को, इसका मतलब ये होता है कि आप कम से कम रिसोर्सेज में, ये जो सीपीयू, ये जो मेमोरी, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ हार्ड डिस्क, ये सब क्या, ये रिसोर्सेज है ना कंप्यूटर्स की, कम से कम रिसोर्सेज के अंदर आप अच्छी से अच्छी आउटपुट जनरेट कराएं, ताकि सीपीयू पे लोड कम पड़े, रैम पे लोड कम पड़े, आपकी मिनिमम रिसोर्सेज यूटिलाइज हो, आप अपनी तरफ से कोशिश पूरी करें। ठीक है? तो आपके सारे प्रोग्राम्स, सारी इंस्ट्रक्शंस जो भी आप अपने कंप्यूटर प्रोग्राम में लिखते हैं, वो डायरेक्टली स्टेटमेंट्स और इंस्ट्रक्शंस होती हैं किसको? आपके सीपीयू को। आपका सीपीयू होता है जो आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट प्रोग्राम। सीपीयू प्रोसेस डेटा, सीपीयू परफॉर्म्स कैलकुलेशन, सीपीयू परफॉर्म कंप्यूटेशन, हर चीज। तो सीपीयू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये वाली कंप्यूटेशन भी परफॉर्म करता है। और इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेशंस जो होते हैं हमारे पास, एंड का ऑपरेशन होता है, और का ऑपरेशन होता है, नॉट का ऑपरेशन होता है, वो भी परफॉर्म करता है। तो अगर हम इंटरनली सीपीयू के आए, तो अगर हम इंटरनली सिर्फ सीपीयू को देखें, तो इसके अंदर अगर आप जाते हैं सीपीयू के, तो इसमें हमें तीन मेजर यूनिट नजर आते हैं इस सीपीयू के अंदर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, इस चिप के अंदर, इस चिप के जिसके अंदर के बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टिंग आईसीज एम्बेड हुई है, तब इन सबको इंटीग्रेट करके ये एक चिप बनाई गई है सिंगल। इसके अंदर तीन बड़े यूनिट होते हैं। एक यूनिट इसका कहलाता है एएलयू, जिसको कि हम कहते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो आपके टाइप स्क्रिप्ट के प्रोग्राम में इसका मतलब ये हुआ, आपके टाइप स्क्रिप्ट के प्रोग्राम में जितनी अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो रहे हैं, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन के होते हैं, चाहे वो डिवीजन के होते हैं, चाहे वो कंपोनेंट्स के होते हैं, एक्सपोनेंट के होते हैं, चाहे वो सब्ट्रैक्शन के होते हैं, वो सब के सब किसके पास आते होंगे? एएलयू के पास आते होंगे, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के पास। सीपीयू का वो कौन सा पार्ट है जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है? वो एएलयू है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। ठीक है? सर वही बोले, काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं आप, पहले उनका क्वेश्चन। कहें कहें सर कहें कहें। मैं क्वेश्चन यहीं पे सर थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा। ये सिक्योरिटी के हवाले से ही जो हम बड़े सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उनके साथ ये एक डोंगल यूज की जाती है, यूएसबी जो होती है। अच्छा। डोंगल नहीं लगी होगी तो आपका सॉफ्टवेयर चल नहीं है, यानी मैं सिक्योरिटी के लिहाज से बात कर रहा हूँ। ये जैसे विजार्टी हम यूज करते हैं या टेम्पलेट देखते हैं ना टीवी के ऊपर चल रही होती हैं, 4 विंडो 3 विंडो, हम्म। इनके सीपीयू के साथ डोंगल लगे होते हैं। डोंगल होता है यूएसबी के अंदर होती है, उनकी कोडिंग इनकोडिंग होती अच्छा। है। अगर आप उतार दें तो वो आपका लाखों रुपए का सॉफ्टवेयर जीरो है। कई दफा वो चोरी भी होती है ये चीजें। तो ये सिक्योरिटी, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी रखी होती है कि डायरेक्ट आप नहीं चला सकते जब तक आपका डोंगल नहीं चले, और डोंगल की ही कीमत होती है, अच्छा, वही अब लाखों। देख, अब इसी में से आपको मैं बता रहा हूँ, देखें उन्होंने स्पेशल पर्पस डोंगल क्यों बनाई है। उन्होंने बनाई इसी वजह से कि उनके प्रोग्राम को कोई मैनिपुलेट ना कर सके भाईजान। फर्ज करें वो डोंगल पे नहीं, वो आपको ऐसी ओपन सोर्स रख देते गिटहब पे जाके, जैसे हमारे बच्चे बना रहे होते हैं ना गिटहब पे रिपोजिटरीज, वो बना देते हैं यहाँ पर रिपोजिटरी में जाके प्रोग्राम रख देते हैं। वो तो हर कोई उसको अपनी तरफ से मॉडिफाई करता है और अपना वो प्रोग्राम स्टक्स नेट की तरह एम्बेड करता है और सारी डिवाइसेस आपकी उड़ा देता है। समझ रहे हैं? सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बिल्कुल सही बताया। डोंगल यानी स्पेशल पर्पस एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। यूएसबी डिवाइस एक डोंगल, ऐसी स्पेशल पर्पस एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट उसको दिया गया कि उससे बाहर वो चीज चलेगी नहीं जब तक कि आप डोंगल नहीं लगाएंगे उसके अंदर। उस डोंगल के अंदर ही उस प्रोग्राम का कोई ना कोई सीक्रेट कोड होगा, सीक्रेट की होगी, सीक्रेट इंक्रिप्शन कोई ऐसी चीज होगी जिसके जो जब तक पास नहीं होगी, लगेगी नहीं, प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा। यही तो सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, यही तो हाई कॉन्फिडेंशियल कंप्यूटिंग कहलाती है। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंशियल कंप्यूटिंग। आजकल दुनिया में ना कॉन्फिडेंशियल कंप्यूटिंग आ गई है, अब एक नई टर्म आ गई है। कॉन्फिडेंशियल कंप्यूटिंग ये होती है कि आपने अगर अपने प्रोग्राम को सिक्योर बनाना है, इतना सिक्योर बनाना है कि वो एक एक सैंड बॉक्स में चले, उस सैंड बॉक्स से बाहर उसको कोई एक्सेस ना कर सके, तो फिर उसको आप कॉन्फिडेंशियल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट के अंदर डिप्लॉय करते हैं, उसको कॉन्फिडेंशियल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। उससे बाहर फिर उसको कोई चीज नजर नहीं आती, ना ही उसके अंदर कोई मेलवेयर आ सकता है, ना ही उसके अंदर कोई वायरस आ सकता है, नहीं, नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये जो डोंगल है ना, डोंगल, ये बेसिकली कॉन्फिडेंशियल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट है जो कि ये प्रोवाइड करता है। आपके जो भी सेटअप, जो भी सॉफ्टवेयर लगा हुआ, आई डोंट नो, बट आपने जो एक्सप्लेन किया, मुझे बताया, उससे मेरी इसकी अंडरस्टैंडिंग ये है। मुझे नहीं पता, आप अब आपको समझ आया कुछ थोड़ा?
जी सर, आप ठीक है, बिल्कुल सही कहते हैं। एक मैं यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ कर कि दे कर हमारे दे। जो स्टूडेंट है ना सर, वो कोडिंग के रिलेटेड है, फ्रंट एंड और बैक एंड। ये जो हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं ना, ये थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत सारी डिफरेंट अलग सी चीज़ है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ और ये हार्डवेयर की तरफ आ जाती है। वो जो कोडिंग कोडिंग का सर आप बार बार नाम ले रहे हैं ना, इसके अंदर थोड़ा सा उसका मतलब हमें अलग लेना चाहिए, ना कि हमें यहाँ CSS को देखना चाहिए, HTML को या टाइपस्क्रिप्ट को। ये थोड़ा सा सर इसमें डिफ्रेंशिएट कर दें देखिए ये मुझे। होगा क्या है कि ये चीजें अभी आगे जाके मैं इसीलिए टाइप स्क्रिप्ट को नेक्स्ट जीएस से कनेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ पर जो भी आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा होता हूँ ना, उसको मैं पीछे कनेक्ट टाइप स्क्रिप्ट से करता हूँ। आपको मैं जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे रहा होता हूँ, कि मैं बता रहा होता हूँ ना कि ये ALU, ये प्रोग्राम तो डिजाइन ही हमने इसीलिए किया है ना, वही सब, ताकि आपको डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाए हर चीज की, आपको पता चल जाए कि हाँ, हार्डवेयर लेवल पे भी जब ये स्टेटमेंट जाएगी तो ये कहाँ जाएगी, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ये जब मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ प्रोग्राम में, फर्ज करें आपको ये पता ही नहीं है, आपको ये पता ही नहीं है कि A+B ये कहाँ जाके प्रोसेस होगा, तो आप तो एक खराब कोड लिख सकते हैं ना। लेकिन जब आपको ये पता होगा कि हाँ यार, ये जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ इसका इम्पैक्ट कहाँ पे जाएगा, भाई ये CPU बहुत ज्यादा लेगा, कंप्यूटेशन साइकिल बहुत ज्यादा लेगा, ये तो इतना हीटअप कर देगा सिस्टम को, सर्वर चौक हो जाएगा। अभी तो मैं एक रिक्वेस्ट पे खाली ये इतना CPU ले रहा है 20%। अगर फर्ज करें इसके ऊपर 1000 रिक्वेस्ट आ गई, अगर मैंने फेसबुक जैसा प्लेटफॉर्म बनाना हुआ बिग डेटा का, और जहां पे बिलियंस की तादाद में यूजर एक साथ लॉग इन करते हैं और एक साथ आके फ्रेंड लिस्ट और ये सारी चीजें कर रहे होंगे, तो मुझे कितने सीपीयू चाहिए होंगे, कितनी पावर चाहिए होगी, कितने ALU चाहिए होंगे, मल्टी कोर्स कितने चाहिए होंगे। तो जब तक मैं ये चीजें समझूंगा नहीं जो मैं आपको समझा रहा हूँ, और उसको मैं कोरिलेट भी करता जा रहा हूँ टाइप स्क्रिप्ट से और नेक्स्ट जेएस से, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी होगी नहीं। सही है। तो हमारा यहाँ पर इस प्रोग्राम को, यहाँ पे ये चीजें बताने का पर्पज ही यही है कि हम प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जिस्टिंग हैं उनको कनेक्ट करें हार्डवेयर के कॉन्सेप्ट से, ताकि आपको एक्चुअल रियलाइज हो जाए ये चीजें कि यार ये एक्चुअली क्या होता है पीछे, ताकि आप एफिशिएंट सर प्रोग्राम्स बना। जी जी बोले। सर बहुत सारे बच्चों की क्यूरी आ रही है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा, प्लीज रिपीट कर दें दोबारा से। अच्छा, देखें, क्या 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 चीज है जो मैं रिपीट करूं, क्या चीज है जो समझ नहीं आई है आपको, थोड़ा सा मुझे बता सकते हैं तो प्लीज मैं आप चैट पे लिख दें या हैंड रेस कर लें ताकि फिर मैं आपको अनम्यूट हाँ, करूं। एग्जैक्ट एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे कर दें ताकि मैं एग्जैक्टली आपको वो चीजें सारी समझा दूं। किंजा कोई कह मसला रही नहीं। थी कुछ, और दो तीन मैसेजेस आए थे, अस्मा के आए थे, अच्छा, मानी वॉइस अली नहीं। का भी आया था, काफी सब की आ रही कि समझ नहीं आया, रिपीट कर दें। और अच्छा अच्छा, देखें 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 देखें, सबसे पहले तो ये देखें कि ये जो डोंगल्स है ना, ये डोंगल्स वोंगल्स को भूल जाएं। सबसे पहले ये देखें, सबसे पहले ये देखें, सिंपल, हमने कुछ भी नहीं किया है, हम सिर्फ यहां तक आए हैं अभी। हमने मदरबोर्ड समझ में आया सबको, सबसे पहले तो ये बताएं, मदरबोर्ड समझ में आ गया सबको कि मदरबोर्ड क्या होता है, ये समझ आ गया। मदरबोर्ड एक ऐसा वालेकुम सर्किट सर। होता है। जी सर जी ये जी अस्मा बोले। कुछ कहना चाह रही हैं, उनका जी जी क्वेश्चन बोले है। बोले बोले बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। जी 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 बोले। जी सर, नॉइज इतना आ रहा था कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उनका अच्छा माइक ये, ऑन था तो आप मैं जो समझ टॉपिक गया, मैं पढ़ा समझ रहे गया। थे वो अच्छा आपकी वॉइस क्लियर नहीं थी। अच्छा, ये वजह है। तो मैडम फरियाल, ये बेसिकली वॉइस जी क्लियर नहीं थी जिसकी वजह से इनको समझ नहीं आया, वरना अगर वॉइस क्लियर होती ना तो इनको समझ सर आ जाता। वो सर वही ने कहा था कि मेरा माइक ऑन रखेगा तो वो बात करे, तो मैंने उनका माइक ऑन किया था। अभी अभी कोई मसला नहीं है, मैं ये कर लेता हूँ कि मैं दोबारा से एक दफा रिपीट कर देता हूँ, ये जो चीजें मैंने बताई हैं दो तीन, ये दोबारा से रिपीट कर देता हूँ ताकि इनको समझ आ जाएगी। ठीक है, डोंट वरी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखें, थैंक हमने यू बात सर। की कि, हाँ जी, मैं कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। ये हम एस्की टेबल्स तक तो हमें समझ आ गया था, एस्की टेबल के बाद हम आ गए, एस्की चार्ट के बाद हमने यूनिकोड को भी समझ लिया था। ये सारी चीजें समझने के बाद हम मदरबोर्ड पर आए थे कि जी मदरबोर्ड क्या होता है। मदरबोर्ड एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है। अगर आप घर में टीवी को कभी खोलें ना, अगर आपके कभी टीवी खराब हो और आपके पास उसके टीवी के इलेक्ट्रिशियंस या मैकेनिक जो भी होते हैं जो टीवी को सही करते हैं, वो कभी आए और आपके घर में वो खोलें, तो आपको इस तरह के बोर्ड्स बहुत सारे नजर आएंगे आपको टीवी के अंदर। आप कभी अपने कंप्यूटर सिस्टम को ओपन करें, कभी आपने आपके पास अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसको ओपन करें, तो आपको इस तरह का ये बोर्ड नजर आएगा उसके अंदर, इसको कहते हैं मदरबोर्ड। ठीक है, इसको मदरबोर्ड कहा जाता है। मदरबोर्ड जो है वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, जिसके अंदर आप CPU को लगाते हैं, जिसके अंदर आप रैम को लगाते हैं, जिसके अंदर आप ग्राफिक कार्ड को, साउंड कार्ड, इन तमाम चीजों को जो आप इंजेक्ट करते हैं, एम्बेड करते हैं, वो किसके अंदर करते हैं, वो मदरबोर्ड में करते हैं। और मदरबोर्ड ही वो एक ऐसा सर्किट प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है
जो इन तमाम हार्डवेयर कंपोनेंट्स को आपस में इन तमाम हार्डवेयर कंपोनेंट्स की आपस में इंटीग्रेशन को सपोर्ट करता है। इन तमाम हार्डवेयर कंपोनेंट्स की आपस में कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। इनको फैसिलिटेट करता है कि प्रोसेसर रैम से बात कर सके, रैम प्रोसेसर से बात कर सके, प्रोसेसर ग्राफिक कार्ड से बात कर सके, प्रोसेसर साउंड कार्ड से बात कर सके, प्रोसेसर माउस से बात कर सके, प्रोसेसर कीबोर्ड से बात कर सके, प्रोसेसर आपके मॉनिटर से बात कर सके। तो ये सारी जो कंपोनेंट्स हैं ये जो आपस में बात कर सकें, उसके लिए उनको एक पहले कॉमन प्लेटफॉर्म चाहिए। वो जो कॉमन प्लेटफॉर्म है जिसपे ये सारे जाके कनेक्ट होते हैं, ये सारे जाकर इंजेक्ट होते हैं, उस कॉमन प्लेटफॉर्म को हम मदरबोर्ड कहते हैं। ये जो पूरा बोर्ड है ना, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, इसको हम मदरबोर्ड कहते हैं। ठीक है, या अच्छा इसी को सर, इसको पीसी। जी जी बोले। इसको प्रिंटेड सर्किट इसलिए कहते हैं क्योंकि सभी इसके ऊपर इंजेक्ट हो रहे होते हैं ना, सारे कंपोनेंट्स। बिल्कुल, इसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इसलिए भी कहा जाता है शारून के एक तो कंपोनेंट सारे इंजेक्ट हो रहे हैं, और इसके ऊपर तुम ये देखो, ये प्रिंट हुई हुई चीजें हैं, इसके ऊपर सारे ये व्हाइट व्हाइट से आपको नजर आ रहे हैं, जी, प्रिंट बात हुए हैं सारे। ये ये प्लेन ट्रांसमिशन बोर्ड कर है। रही है। जी 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 बिल्कुल, इसमें हर हर डिवाइस, हर इलेक्ट्रॉनिक, हर हार्डवेयर कंपोनेंट जिसने जहां पे फिट होना है, उस तक की पूरी मैपिंग डिफाइन हुई है कि सीपीयू ने यहां लगना है, रैम ने यहां लगना है, ग्राफिक्स कार्ड ने यहां लगना है, साउंड कार्ड ने यहां लगना है। ये सारी चीजें डिफाइन हुई हुई हैं, इस बोर्ड के ऊपर प्रिंट हुई हुई हैं, इसलिए इसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहा जाता है। ये बोर्ड ऐसे भी बन सकता है कि बिल्कुल प्लेन बने, इस पे कुछ भी प्रिंट ना हुआ हो, समझ रहे हैं? तो वो जी फिर आप बिल्कुल। अपनी मर्जी से फिर प्रिंटिंग डिफाइन करेंगे, वो फिर आप अपना सर्किट डिफाइन करेंगे, वो छोड़ दें उस चीज में, वो फिर बहुत ज्यादा आप हार्ड उस पर चले जाएंगे, डीप में चले जाएंगे। अभी हम इसी लेवल पे रहते हैं कि मदरबोर्ड और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आपको क्यों चाहिए होता है, ताकि उसके ऊपर आप अपने हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कनेक्ट कर सकें, तमाम हार्डवेयर कंपोनेंट्स को इस पे प्लेस कर सकें, ताकि ये तमाम हार्डवेयर कंपोनेंट्स आपस में बातें कर सकें। रैम सीपीयू से बात कर सके, सीपीयू ग्राफिक्स कार्ड से बात कर सके, इसी तरह से ग्राफिक्स कार्ड साउंड कार्ड से बात कर सके, ये सारे आपस में बात कर सके। यहां तक चीज समझ आई है? आसमा आप बताइए, आपको चीज ये समझ आई? उम्मीद है ये चीज समझ आ गई होगी आपको। उसके बाद मैं आया था सीपीयू के ऊपर। मैंने ये बताया था कि सीपीयू जो है बेसिकली अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सॉरी, ये मैंने बताया था कि सीपीयू इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जो कि तमाम प्रोसेसिंग करता है, डेटा की प्रोसेसिंग भी करता है, आपके प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट भी सीपीयू कर रहा होता है। ये जो हम लिखते हैं ना टाइप स्क्रिप्ट के अंदर के, बी की वैल्यू अगर 2 है, सी की वैल्यू 3 है, फिर दोनों को हमने ऐड किया, ऐड करने स्टोर करा लिया ए में, और फिर कंसोल डॉट लॉग किया ए पे, और ए फिर क्या होता है, हमारे माउस, हमारे प्रिंटर पे, हमारे सॉरी हमारे डिस्प्ले मॉनिटर के ऊपर वो प्रिंट हो जाता है। यानी कि 2 + 3 क्या प्रिंट हो जाएगा, 5 प्रिंट हो जाएगा हमारे मॉनिटर पे, ऐसे ही होगा ना? तो ये जो सारी स्टेटमेंट्स आप अपने प्रोग्राम में लिखते हैं, सारी इंस्ट्रक्शन जो हमने अपने प्रोग्राम में लिखते हैं, ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शन और स्टेटमेंट किसको ट्रांसफर होती हैं, ये हम किसको इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं? ये हम अपने सीपीयू को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं प्रोग्राम। अगर आपने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो कि इंटरनेट से किसी डेटा को उठा के लाना है, रिट्रीव करना है, कोई मूवी प्ले करनी है, कोई कोई ऑडियो सॉन्ग प्ले करना है, तो वो सारे काम वो कर देगा प्रोग्राम। लेकिन वो अगर करेगा किसके थ्रू? जी जी बोले बोले। अगर सर इसको थोड़ा सा और इजी करके देखा जाए तो फॉर सपोज हमारे पास टॉयज होते हैं, लाइक स्मॉल रिमोट कंट्रोल कार्स होती हैं, उनके पीछे भी यही प्रोग्रामिंग चल रही होती है कि हम उनको कनेक्ट उसके करते हैं, ठीक है। जी 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 जी, जी वो बिल्कुल ऐसा कनेक्ट, ही है। वो भी एक आईडी होती है, लाइक मेरे ख्याल से शायद यूनिटी हो गया, या इस तरह के आईडीज जी होती जी हैं जी जिनके बिल्कुल थ्रू बिल्कुल बिल्कुल आप समझ कनेक्ट गए। होती हैं, बिल्कुल और आप समझ फिर वो उनके बिल्कुल आप प्रोग्रामिंग समझ होती है। गए। ऐसा ही होता है, जितने भी प्रोग्राम्स हम लिखते हैं, चाहे हम टाइप स्क्रिप्ट में लिखें, चाहे हम नेक्स्ट जेएस में लिखें, वो सारे के सारे बेसिकली डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस हमारी होती हैं टू सीपीयू कि तुमने ये काम करना है। अब सीपीयू के अंदर मैंने आपको ये बताया कि उसके अंदर 3 बड़े यूनिट्स होते हैं। सीपीयू के अंदर 3 बड़े यूनिट्स होते हैं। एक होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसके अंदर सारी कैलकुलेशंस होती हैं। आपकी ऐड की जो भी स्टेटमेंट अपने प्रोग्राम में लिखेंगे वो यहाँ आएगी, इस यूनिट में आएगी होने के लिए, प्रोसेस होने के लिए। जब आप सब्ट्रैक्शन की स्टेटमेंट लिखेंगे तो वो भी इस यूनिट में आएगी, प्रोसेस होने के लिए। जब आप मल्टीप्लिकेशन की स्टेटमेंट लिखेंगे तो वो भी इसी यूनिट के पास आएगी। जब आप डिवीजन की स्टेटमेंट लिखेंगे प्रोग्राम में, आपने कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया था ना, सबने टाइप स्क्रिप्ट में सबने बनाया हुआ कैलकुलेटर का प्रोग्राम, तो पूरा कैलकुलेटर का प्रोग्राम आपका, उसने अपनी ज्यादातर उसका वक्त कहाँ पे लगा होगा? उसका वक्त ज्यादातर एएलयू में रखा होगा, क्योंकि आपने सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस लिखे थे। ठीक है, तो उसने ज्यादातर एएलयू को, किस पार्ट को यूज किया होगा? सीपीयू के एएलयू को यूज किया होगा। एएलयू का मतलब है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी
कंप्यूटर प्रोग्राम्स में जितनी भी अर्थमेटिक्स ऑपरेशन होंगे, अर्थमेटिक ऑपरेशन, बुनियादी अर्थमेटिक ऑपरेशन चार होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ये सारे ऑपरेशन कहां पर हो रहे होंगे? एएलयू में हो रहे। ठीक है, अभी हम यहीं तक रहते हैं, अभी हम यहीं तक रहते हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आया? अच्छा, एक एक चीज और मैं एक्सप्लेन कर दूं, एक चीज मैं और एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पर। जब मैंने शुरू में आपको कंप्यूटिंग की डेफिनेशन बताई थी, कंप्यूटर साइंस के बारे में बताया था, कंप्यूटर सिस्टम्स के बारे में बताया था, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कंप्यूटर्स चार फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। नंबर वन, क्या ले रहा होता है? इनपुट ले रहा होता है। नंबर टू, वो जो इनपुट आई है उसको क्या कर रहा होता है? प्रोसेस कर रहा होता है वाया सीपीयू। और फिर उसको क्या कर रहा होता है? आउटपुट दे रहा होता है आपको, मॉनिटर पे आउटपुट दे रहा होता है, डिस्प्ले पे। ऐसा ही होता है। और क्या कर रहा होता है? और आपकी जो भी आउटपुट होती है उसको हार्ड डिस्क पे स्टोर भी कर रहा होता है। स्टोरेज हार्ड डिस्क पे भी कर सकता है स्टोर, और मेमोरी रैम में भी कर सकता है। रैम एंड एचडीडी दोनों पे कर सकता है। ठीक है, तो क्या चीज समझ आई कि कोई भी कंप्यूटर है, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम होगा, उसके अंदर ये चार ऑपरेशंस हो रहे होंगे। नंबर वन, उसमें डेटा इनपुट आ रहा होगा। डेटा इनपुट कहां से आएगा? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू आएगा। हमने ये इनपुट डिवाइसेस लास्ट असाइनमेंट में देख ली कि इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड होती हैं, माउस होता है, और भी दूसरी हो सकती है इनपुट डिवाइस। उनके थ्रू क्या होता है? डेटा इनपुट होता है। इनपुट होकर कहां पर आएगा आपके पास? सबसे पहले वो लैंड करेगा रैम। रैम से फिर वो डेटा किसको पास होगा? सीपीयू को। ठीक है, सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा, दोबारा से उसका रिजल्ट रैम में स्टोर कर देगा। फिर वो डेटा रैम से निकल के परमानेंटली अगर जाना चाहेगा, परमानेंट स्टोर करना चाहेंगे, तो उसको हार्ड डिस्क पे स्टोर कर देंगे, या फिर उसको आप डिस्प्ले भी करा सकते हैं, मॉनिटर पे भी डिस्प्ले करा सकते हैं। अगर वो कोई हार्ड कॉपी प्रिंटिंग है, उसको आप प्रिंटर पे भी सेंड कर सकते हैं, आउटपुट डिवाइस पे भी। तो इनपुट डिवाइसेस से डेटा इनपुट होगा सिस्टम में, प्रोसेस होगा सीपीयू में और रैम के थ्रू, और उसके बाद आउटपुट सेंड की जाएगी आउटपुट डिवाइसेस को। ये ही पूरा आर्किटेक्चर है कंप्यूटर सिस्टम का। 1945 में ये आर्किटेक्चर डेवलप किया गया था कि कंप्यूटर सिस्टम किस तरह के होंगे। उनके अंदर एक इनपुट यूनिट होगा जिसमें इनपुट डिवाइसेस कनेक्ट होंगी, एक आउटपुट यूनिट होगा जिसमें आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट होंगी, और एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा जिसके अंदर प्रोसेसिंग होगी सारी, और एक मेमोरी यूनिट होगा जहां पे सारी स्टोरेज होगी। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज, यही चार चीजें आपको इस फिगर में नजर आएंगी। इस फिगर अच्छा। को इस जी जी बोले बोले। अच्छा सर, इसको इस तरह से भी ले सकते हैं रैम को और एचडीडी को समझने के लिए कि लाइक फॉर सपोज हमने एमएस वर्ड का प्रोग्राम हम बनाते हैं, प्रोग्राम नहीं सॉरी, एक टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ठीक है। अब होता क्या, जब हम उसको ओपन करते हैं हम उस पर टाइप करते जाते हैं, ठीक है। वो हमारा टेम्परेरी मेमोरी के अंदर जो है ना स्टोर होता है, दैट इज रैम। ठीक है, टेम्परेरी मेमोरी दैट इज रैम, ठीक है। तो उसमें स्टोर होता है। जब हम उसको क्रॉस करने लगते हैं ना, यानी कैंसिल आउट, तो हम हमारे पास एक वो अलर्ट देता है कि भाई आप इसको सेव करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तो वो अलर्ट का मतलब मेरे ख्याल से यही होता है कि वो कह रहा होता है कि आप इसको परमानेंट स्टोरेज में यानी कि एचडीडी में स्टोर करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे हो। चलें, तो आपने अगर हम आगे इसको मैं समझ गया, आपने जी आगे जी की चीज बता दी। ये स्लाइड मैंने कवर की हुई है, ये देखें, ये बेसिकली पूरा एक फ्लो है जो अभी शारून ने भी बताया। जब आप किसी भी प्रोग्राम को, अभी फर्ज करें एमएस वर्ड का कोई प्रोग्राम में डबल क्लिक करता हूं, मैं यहाँ आता हूँ। सपोज करें ये एक एमएस वर्ड का प्रोग्राम है। सपोज करें मैंने ये डबल क्लिक किया। जब मैंने डबल क्लिक किया तो ये प्रोग्राम मेरे पास इस तरीके से, इसकी आउटपुट आ गई, ये डिस्प्ले हो गया। पीछे क्या हुआ देखें। अभी जब मैंने इसको कैंसिल कर दिया, अब दोबारा से मैं आपको बताता हूँ। ये इस वक्त सिर्फ इसका आइकॉन है, इसका आइकॉन है, यानी इसका एक, मुझे एक इसका नजर आ रहा है कि ये लिखा हुआ है असाइनमेंट 01, ये एक आइकॉन नजर आ रहा है वर्ड का। एक्चुअली ये प्रोग्राम कहां पर पड़ा हुआ है? ये प्रोग्राम पड़ा हुआ है इस वक्त, जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो ये कहां पड़ा हुआ है? ये पड़ा हुआ है आपके पास हार्ड डिस्क पे। कहां पड़ा हुआ है? हार्ड डिस्क पे। जब मैं इसको डबल क्लिक करता हूं तो एक सिग्नल जाता है सिस्टम में सीपीयू के थ्रू कि भाई इस प्रोग्राम को, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, कि भाई इस प्रोग्राम को लोड करो। लोड कहां पे करो? पहले रैम में लोड करो,
और उसके बाद इसको सीपीयू को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि इसको डिस्प्ले करो मॉनिटर पे, तो वो मॉनिटर पे आपको इस तरह से नजर आ जाता है। कैसे? डबल क्लिक किया, ये प्रोग्राम पहले मेमोरी में लोड हुआ, पहले कहाँ आया, अब डिस्प्ले हो गया ना अभी तो फौरन से। ये प्रोग्राम पहले कहाँ आया होगा, मेरी मेमोरी में, रैम में आया होगा। रैम के बाद ये प्रोग्राम कहाँ पे गया होगा रन होने के लिए, सीपीयू के बाद प्रोसेस होने के लिए गया होगा। सीपीयू को क्या इंस्ट्रक्शन मिली होगी कि इस प्रोग्राम को, इस फाइल को ओपन करना है, इस फाइल को मॉनिटर पे डिस्प्ले करना है। तो उसने मुझे इस तरह से इस फाइल को यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। ये डिस्प्ले नजर आ रहा है मेरे सामने, आप लोगों को भी नजर आ रहा है ना डिस्प्ले, सबको नजर आ रहा है ये डिस्प्ले, जी सर डिस्प्ले आ कर रहा है। दिया। अब अगर मैं इस प्रोग्राम में कुछ टाइप करता हूं, फर्ज करें, और उसके बाद मैं इस प्रोग्राम को क्लोज करने की कोशिश करता हूं, तो मेरे पास ये प्रोग्राम, अब ये प्रोग्राम के अंदर कंट्रोल ये लगा हुआ है कि क्या, क्योंकि उसने आइडेंटिफाई कर लिया एमएस वर्ड ने कि इसमें कुछ चेंजेस हुई हैं, तो या तो मैं इसको सेव करना चाहूंगा या मैं इसको डोंट सेव करना चाहूंगा। अगर मैं इसको डोंट सेव करूंगा तो ये प्रोग्राम हार्ड डिस्क पे सेव नहीं होगा, मतलब ये स्टेट जो चेंज स्टेट है ये सेव नहीं होगा। अगर मैं इसको सेव करना चाहूंगा तो मेरा ये प्रोग्राम जाके दोबारा से हार्ड डिस्क पे सेव हो गया। अभी देखें, सेव हो गया। अब मैं इसको दोबारा डबल क्लिक करूंगा, अब ये दोबारा प्रोग्राम ने क्या किया, जब लोड हुआ हार्ड डिस्क से, तो ये अपनी प्रीवियस स्टेट, जो मैंने लास्ट स्टेट सेव की थी, वही लेकर आ गया। तो समझ आ रहा है? तो इस तरह से प्रोग्राम लोड होता है हार्ड डिस्क से, हार्ड डिस्क से आता है वो रैम में, रैम से प्रोसेसिंग के लिए जाता है प्रोसेसर के पास, सीपीयू के पास, सीपीयू प्रोसेस करके आगे उसको देता है जहां पर भी उसने आउटपुट डिस्प्ले करनी होती है। अगर उसने डिस्प्ले आउटपुट करनी है मॉनिटर पे, तो मदरबोर्ड को सिग्नल जाएगा, मदरबोर्ड में सीपीयू लगा होता है ना, वहां से सिग्नल जाएगा कहां पर, वहां से सिग्नल जाएगा मदरबोर्ड से, सिग्नल जाएगा ये रहा मदरबोर्ड में जहां पे ये सीपीयू लगा होगा, यहां से सिग्नल जाएगा आपकी मॉनिटर की पोर्ट पे, मॉनिटर को जाएगा कि ये प्रोग्राम जो रैम में लोड है इस एड्रेस पे, इसको दिखाओ, तो ये फौरन आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें हम और डिटेल में भी देखेंगे। एक चीज मैं और आपको बताऊं कि आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, आपके पास एक चीज होती है विंडोज में कि ये आपका हार्डवेयर अंदर इंटरनली वर्क कैसा हो रहा है, टास्क मैनेजर। कभी देखा है आप लोगों ने टास्क मैनेजर? टास्क मैनेजर में अगर आप आते हैं तो इसमें एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं विजुअलाइजेशन, जो इसकी होती है वो यहाँ होती है परफॉर्मेंस। अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को देखने के लिए ना आपको ये देखना पड़ता है, ये इसको देखा करें, कभी भी आपका पीसी स्लो चल रहा हो ना, ये देखा करें आपके पीसी में क्या चल रहा है, ऐसी क्या चीज है जो आपके पीसी में चल रही है, इसको देखा करें। ठीक है, तो इस वक्त अगर मैं देखूं तो ये मेरे पीसी की परफॉर्मेंस चल रही है, इस वक्त सीपीयू जो है मेरा, उसका ग्राफ ये चल रहा है। इस वक्त मेरा जो प्रोसेसर है वो 20% यूटिलाइज हो रहा है और 1.54 गीगाहर्ट्ज की स्पीड से चल रहा है, ये उसके ऊपर वर्कलोड आ रहा है इस वक्त, ये पूरी सीपीयू की मेरी एक्टिविटी आ रही है। अगर कोई मेलवेयर आएगा, कोई वायरस आएगा, तो ये मेरा सीपीयू जो है ना वो 100% पे चला जाएगा, क्योंकि वो इतनी ज्यादा कंप्यूटेशन परफॉर्म करेगा वायरस, वो डिस्ट्रक्टिव है ना, तो वो डिस्ट्रक्टिव काम करेगा। अब मेरी मेमोरी की देखें यूटिलाइजेशन क्या है इस वक्त, मेमोरी की यूटिलाइजेशन क्या है कि मेरे सिस्टम में इस वक्त 16 GB मेमोरी इंस्टॉल्ड हुई हुई है तकरीबन, और उसमें से 8 GB यूटिलाइज हो रही है। इस वक्त मेरी रैम कितनी खाली है, 50% खाली है, 50% यूटिलाइज हो गई है, 50% रैम मेरी अभी भी खाली है, इसमें और भी प्रोग्राम लोड हो सकते हैं। अगर मैं डबल क्लिक करूं, करता जाऊं बहुत सारे प्रोग्राम्स को, तो वो और भी लोड हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, और अगर मैं अपनी डिस्क को देखूं तो डिस्क की एक्टिविटी इस वक्त मेरी बहुत कम है, यानी 2% पे चल रही है मेरी हार्ड डिस्क, ये डिस्क की एक्टिविटी आ रही है, यानी कि डिस्क से जो डेटा लोड हो रहा है, आ रहा है, उसमें जो इनपुट आउटपुट हो रहा है डिस्क के थ्रू डेटा, वो बहुत ही कम हो रहा है इस वक्त, तकरीबन समझ लें 1% पे। इसका मतलब है मेरा इस वक्त सिस्टम बहुत ही ऑप्टिमम परफॉर्मेंस दे रहा है, डिस्क की आईओ कम से कम है, और ज्यादातर जो है वो मेरा डेटा रैम में ही मौजूद है जो मैं काम कर रहा हूँ। और अगर आप मेरे वाईफाई को देखें तो ये मेरा इंटरनेट यूटिलाइजेशन बता रहा है, क्योंकि मेरा इंटरनेट वाईफाई पे चल रहा है, तो इस वक्त मेरी जो थ्रूपुट है वाईफाई की, जो मेरे को स्पीड मिल रही है, बैंडविड्थ मिल रही है, वो कितनी मिल रही है, वो सारी मेरे को यहाँ पर ये बता रहा है। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं अगर देखूं तो वो ये जीपीयू है। जीपीयू क्या है? ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखें जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई है ना, तो सीपीयू के साथ साथ जीपीयू भी आ गए हैं। यानी कि जब गेमिंग इंडस्ट्री बनना शुरू हुई, गेम डेवलप शुरू हुए, कंप्यूटर गेम्स ने बहुत ज्यादा शोहरत हासिल की दुनिया में, तो फिर 80s से पहले सेगा गेम्स आते थे, याद है, वो टीवी में लग जाते थे, सेगा की डिस्कें लग जाती थी। फिर उसके बाद कंप्यूटर्स गेम्स का दौर आया, फिर कंप्यूटर्स गेम्स बनना शुरू हुए, फिर वो प्ले स्टेशन और वो पता नहीं कौन कौन से कितने कितने टाइप की वो चीजें बनना शुरू हुई। फिर उसके बाद अब टोटली कंप्यूटर गेम्स जो है वो ज्यादातर जो है वो ऑनलाइन हम खेल रहे होते हैं, मोबाइल गेम्स पे खेल रहे होते हैं। तो जो ग्राफिक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, चाहे वो गेम्स हो, 3D गेम्स हो या मूवीज हो 3D, वो बहुत ज्यादा ग्राफिकल कंप्यूटेशन
या ग्राफिकल प्रोसेसिंग उनको चाहिए होती है। तो अगर हम ये वाला लोड भी अपने सीपीयू पे डाल देंगे तो हमारी जो नॉर्मल कैलकुलेशंस है वो सीपीयू कब करेगा? तो हमारा सीपीयू पे बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना। एक तो वो ग्राफिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहा है, वो नॉर्मल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहा है, नॉर्मल प्रोसेसिंग भी कर रहा है, डेटा प्रोसेसिंग भी कर रहा है, तो साथ ही साथ वो ग्राफिकल प्रोसेसिंग भी शुरू हो जाए करना। तो हमारे सीपीयू पे एकदम उसकी यूटिलाइजेशन कहाँ जाएगी? 100% पे। और हमारा हमारा पीसी क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। ये वही बात हो अच्छा गई, सर। हमारा ब्रेन चौक हो जाएगा, हमारा ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। ठीक है। तो अपने ब्रेन को हैमरेज से बचाने के लिए इसके ब्लड प्रेशर को लो करना पड़ेगा, इसका प्रेशर लो करना पड़ेगा। इस वक्त सीपीयू पे प्रेशर इतना नहीं होना चाहिए कि वो एकदम हाई स्पीड पे जाए और इतना ज्यादा यूटिलाइज हो के वो सिस्टम ही चौक कर दे। ठीक है। तो प्रोग्राम एफिशिएंट लिखने हैं, उससे सीपीयू या ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि यार आप वो ज्यादा भाई कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें खाना छोड़ दें, वो बाहर से पकोड़े बर्गर वो सारे बहुत सारी चीजें जो हम सारे खा रहे होते हैं वो खाने बंद कर दें, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। तो सीपीयू का भी जो ब्लड प्रेशर है उसको नॉर्मल करने के लिए हमें अच्छे प्रोग्राम और उस पर वर्कलोड को कम करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? उसके साथ असिस्टेंट लगा देना यार। यानी कि उसमें अगर एक्स्ट्रा वर्कलोड ग्राफिकल कंप्यूटिंग का भी आ रहा है तो वो एक और आप एक स्पेशल पर्पस सीपीयू बनाए, एक स्पेशल पर्पस प्रोसेसर बनाए जिसका नाम जीपीयू है, उसको दे दें, वो काम कर लेगा। अब ये 20% का वर्कलोड जो कि अगर ये जीपीयू नहीं होता तो ये 20% का वर्कलोड भी किस पे ट्रांसफर हो जाता? सीपीयू पे। तो अब हमारा वो वर्कलोड वहां से ब्रेक करके हम कहाँ पे ले आए? जीपीयू पे। क्योंकि ये ग्राफिक प्रोसेसिंग का, यानी ये जो इस वक्त मेरी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है ना, ये क्यों इस पे जीपीयू पे 20% भी वर्कलोड है? मेरी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, ये जो मैं आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना, ये सारी यहाँ पे जीपीयू से जाकर सारी प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है। तो ये रीजन है। तो आप लोगों को ये चीज समझ आई? अभी अगर फर्ज करें, मैं एक और चीज आपको दिखाता हूँ। फर्ज करें ये एक अनरियल एक दुनिया में बहुत ही पॉपुलर गेमिंग कंपनी है जो कि वर्ल्ड क्लास गेम बनाती है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर इनके जो है ना रेवेन्यू है सिर्फ गेमिंग का। गेम डेवलप करते हैं और टाइप स्क्रिप्ट में कोडिंग होती है भाईजान यहाँ पर भी। यानी अनरियल इंजन पे जो गेम्स हैं वो आप टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी बना सकते हैं। टाइप स्क्रिप्ट का इसके अंदर बाकायदा पूरा स्क्रिप्टिंग, उसके उसकी स्क्रिप्टिंग को सपोर्ट करता है ये अनरियल इंजन। ठीक है। अब सपोज करें, अब ये मैं एक ग्राफिक गेमिंग ट्रेलर है जो चल रहा है आपके सामने, 3D ग्राफिक्स चल रही है। अब आप देखें कि जब ये चलना शुरू हुई तो मेरे सीपीयू पे लोड कितना, अब ये देखें जीपीयू पे लोड कहाँ गया, ये देखें बहुत हाई लोड हो गया है। जीपीयू पे देख रहे हैं कितना लोड हुआ है? जैसी फर्स्ट टाइम ये चलना शुरू हुआ एकदम से स्पाइक आई, और बड़ी स्पाइक आई जीपीयू पे, क्योंकि जीपीयू ने ये लोड लिया ग्राफिक्स को रेंडर करने का। वरना ये लोड कहाँ ट्रांसफर होता? सीपीयू पे, और सीपीयू चौक कर देता सिस्टम को। ठीक है। जीपीयू चौक हो जाए, सीपीयू चौक नहीं होना चाहिए मेरे भाई। सीपीयू चौक हो गया ना तो सब चीजें बैठ जाएंगी आपकी। जीपीयू चौक हुआ तो थोड़ी देर के लिए गेम रुकेगा, सीपीयू सिस्टम चलता रहेगा। ठीक है। तो ये चीज है जो कि थोड़े सा मैंने कोशिश की आप लोगों को बताऊं। तो इनशाला बाकी चीजें फिर हम अगली क्लास में कवर करेंगे। आप लोगों का असाइनमेंट आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। और वो गूगल क्लासरूम के थ्रू मिलेगा। असाइनमेंट के क्वेश्चंस में अभी आपको मैं बता देता हूँ। छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। 1 मिनट रुकिएगा। ये क्वेश्चंस हैं जी। नंबर 1, व्हाट इज मदरबोर्ड? सबसे पहले आपने ये डिफाइन करना है कि मदरबोर्ड क्या होता है, और आपने ये डिफाइन करना है कि इस क्वेश्चन को कट कर दें, ये भी मैंने समझाया नहीं, इसको कट कर दें। सिर्फ ये डिफाइन करना है कि व्हाट इज मदरबोर्ड, और हु इज वॉन न्यूमन। वॉन न्यूमन कौन था कंप्यूटिंग के अंदर? इस शख्स के काम को इंतहाई अहमियत के साथ और इंतहाई वैल्यूएबल काम इस बंदे ने किया है। सही है। इसने एक आर्किटेक्चर बनाया था। व्हाट इज वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर? इसने एक आर्किटेक्चर डिजाइन किया था 1945 में। आपको बता देता हूँ, 1945 में इसने एक आर्किटेक्चर डिजाइन किया था कंप्यूटर सिस्टम का। ये वही आर्किटेक्चर है जो हमारे सामने है। ये जो आज हमें कंप्यूटर सिस्टम नजर आता है ना, कि उसके अंदर इनपुट यूनिट है, फिर उसके अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, फिर उसके अंदर मेमोरी यूनिट है, फिर उसके अंदर आउटपुट डिवाइसेस का एक यूनिट है। ये जो सारी चीजें हमें कंप्यूटर सिस्टम की ब्लॉक डायग्राम नजर आती हैं, ये इस बंदे ने बनाई थी जिसका नाम वॉन न्यूमैन है। इसने 1945 में ये आर्किटेक्चर बनाया था और ये आज तक आर्किटेक्चर फॉलो हो रहा है। ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम्स का आर्किटेक्चर जो बनाया था वो वॉन न्यूमैन कहा जाता है, वॉन न्यूमैन की नेम पर। तो आपने ये तीन चीजों के, तीन सवालों के जवाब देने। नंबर 1, मदरबोर्ड क्या होता है? व्हाट इज मदरबोर्ड? व्हाट इज हु इज जॉन वॉन वॉन न्यूमैन कौन था? इसके बारे में लिखना है। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगा, इंटरनेट भरा पड़ा है इससे। इसके बारे में जरा इसकी हिस्ट्री लिखें, ये पढ़ें इसके बारे में, कौन शख्सियत थी, उसने क्या क्या काम किए।
और वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या है, या जिसको हम न्यूमैन आर्किटेक्चर कहते हैं, वो क्या है? 1945 में ये इसने आर्किटेक्चर बनाया। ठीक है, तो ये आपका असाइनमेंट नंबर 2 है। तो एक क्विज है जो कि मैं बस सिंपल सा है, जो कि मैं लेके अब ये लेक्चर खत्म कर दूंगा, तो ये क्विज का टाइम हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर हम डेप्थ में उतरेंगे, अब इसके सारे पार्ट्स को पढ़ेंगे और बता देता हूँ। फिर उसके बाद हम मेमोरीज को पढ़ेंगे, मेमोरी हायरार्कीज को पढ़ेंगे कि मेमोरी हायरार्कीज क्या होती है, कैशे मेमोरी क्या होती है, ठीक है, और रैम क्या होती है, ठीक है, फिर ये किस तरीके से प्रोग्राम चलते हैं। फिर रैम के बाद फिर हम पढ़ेंगे कैशे मेमोरीज क्या है, फिर हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम फ्लैश ड्राइव्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जाके जब ये हम जब व्हाट इज हार्ड डिस्क को पढ़ेंगे, तो ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम्स का इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर साइंस का एक इंट्रोडक्शन हमारा तकरीबन समझ लें वाइंड अप हो जाए। ठीक है, उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन को, जिसमें कि मैं वो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स आपको हार्डवेयर के पर्सपेक्टिव में पढ़ाऊंगा। यानी हम कंप्यूटर्स प्रोग्राम्स बनाएंगे पाइथन में और उनको मैप करेंगे कि वो हार्डवेयर पे क्या इंपैक्ट ला रहे होंगे वो प्रोग्राम्स, जब वो चलेंगे तो हार्डवेयर पे क्या होगा, कंप्यूटेशन कैसे बनेगी, कंप्यूटेशन कैसे, इसको प्रोसेसर पे क्या हो रहा होगा काम, रैम पे क्या हो। मैं आपसे पूछूंगा, आप डिफाइन कर रहे होंगे उस वक्त अपने प्रोग्राम्स को पढ़ के, आप खुद डिफाइन कर रहे होंगे कि सर ये इस वक्त जब मेरा प्रोग्राम ये स्टेटमेंट चल रही है तो प्रोसेसर ये काम कर रहा होगा, रैम ये काम कर रही होगी, हार्ड डिस्क ये काम कर रही होगी। जब आपको इतनी इन डेप्थ नॉलेज होगी तो आप मुझे खुद बता दें कि आप कितने एफिशिएंट प्रोग्राम्स बना सकते होंगे। आप इतने जबरदस्त प्रोग्राम बनाना शुरू हो जाएंगे ना, और इतने हाई परफॉर्मेंस प्रोग्राम बनाना शुरू हो जाएंगे कि आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी दुनिया में। आपको लोग ज्यादा वर्क देंगे, ज्यादा काम देंगे। आपका बिजनेस, अगर आप एक कंपनी ओनर हैं, आप एक स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, तो आपका स्टार्टअप अच्छा चलेगा, क्योंकि आपकी क्वालिटी है प्रोडक्ट में कि आपको इन डेप्थ चीजों का पता है, और वो क्वालिटी आपने अपनी स्टार्ट से लेकर एंड प्रोडक्ट तक में रखी है। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू था पूरे इसका लेक्चर का। तो इनशाला हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैं असाइनमेंट बना दूं, ओके हैं सब? दे दूं असाइनमेंट? ओ सॉरी, क्विज। जी सर, मेरी आवाज आ रही? जी जी जी। सर, कंप्यूटर एंड कंप्यूटिंग में क्या फर्क है? दोनों एक ही वर्ड है, इसका क्या क्या मीनिंग ले सकते हैं इनका? आप अभी यही समझे एक ही चीज है, कंप्यूटिंग का वक्त जब भी आएगा, कंप्यूटिंग का वक्त। आपका माइक बहुत ज्यादा हो रहा है, सॉरी, अगर इसको बंद कर दें, माइक थोड़ी देर के लिए म्यूट करें। सिद्दीक साहब, मैं जवाब देता हूँ आपको, वहीद साहब। कंप्यूटिंग का लफ्ज जहां पर भी सॉरी 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 सॉरी, बोले बोले, मैं बोल सकता हूँ, जवाब दे सर सकता मैंने कहा, मैं बंद कर दिया, ऑफ हूँ। है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब आप सुने, वहीद साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया है, बड़ा कंफ्यूजिंग है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कंप्यूटर यूज हो रहा होता है वर्ड, कभी कंप्यूटिंग यूज हो रहा होता है, क्या मतलब इसका? एक अपने जहन में ये चीज डेफिनेशन बिठा लें, जब कभी भी कंप्यूटिंग का लफ्ज यूज होगा, इसका मतलब है सीपीयू की बात भी होगी, मेमोरी की बात भी होगी, स्टोरेज की बात भी होगी। बस इतना सा मैंने आपको बताया, तीन चीजें आ रही होंगी जब भी कंप्यूटिंग का लफ्ज यूज होगा, तीन चीजें आ रही होंगी। सीपीयू की बात भी आ रही होगी, मेमोरी की बात भी आ रही होगी, नेटवर्क की बात भी आ रही होगी, और हो सकता है ग्राफिक्स की बात भी आ रही होगी। ये पांचों जो मैंने आपके सामने, ये जो आपके सामने मैट्रिसेस हैं जिन डिवाइसेस के, ये आपके सामने मैट्रिसेस आ रहे हैं ना, मॉनिटरिंग आ रही है रियल टाइम। सीपीयू की मॉनिटरिंग आ रही है, मेमोरी की मॉनिटरिंग आ रही है, डिस्क की यूटिलाइजेशन आ रही है, वाईफाई की यूटिलाइजेशन आ रही है, ग्राफिक्स कार्ड की यूटिलाइजेशन आ रही है। जब भी कंप्यूटिंग की बात होगी, इन्हीं पांच चीजों की बात हो रही होगी, जिसमें बहुत ज्यादा बात होगी। जब भी कंप्यूटिंग की बात होगी तो सीपीयू और मेमोरी तो लाजमी आ रहा होगा, सीपीयू और मेमोरी तो लाजमी पार्ट होगा कंप्यूटिंग का। कंप्यूटिंग सीपीयू और मेमोरी के बगैर नहीं है, नहीं है भाई, नहीं है। हाँ, एडिशनल उसके अंदर डिस्क भी ऐड हो सकती है, एडिशनल उसके अंदर नेटवर्क भी ऐड हो सकता है, एडिशनल उसके अंदर ग्राफिक्स भी ऐड हो सकती है, लेकिन कंप्यूटिंग सीपीयू और मेमोरी की ही का ही नाम। ठीक है, समझ आया जी? तो हम आगे बढ़ते हैं क्विज की तरफ। और अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें, तो कंप्यूटर्स एक डब्बे का नाम है। उस डब्बे को हमने एक डेस्कटॉप कंप्यूटर भी बना लिया, हमने लैपटॉप कंप्यूटर भी बना लिया, हमने टैबलेट्स भी बना लिए। अब मुख्तलिफ शेप्स हैं कंप्यूटर्स की। ठीक है, एक कंप्यूटर है जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर है जो लैपटॉप कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर है जो सर्वर भी है। सर्वर जो होता है वो और बड़ा टावर कंप्यूटर होता है भाई, वो तो और ज्यादा हाई कैपेसिटी का होता है। तो है कंप्यूटर ही, उसके अंदर हो कंप्यूटिंग ही रही है, यानी कि उसके अंदर सीपीयू और मेमोरीज ही लगी हुई होंगी और हार्ड डिस्क लगी हुई होंगी।
उन्हीं की कंप्यूटेशन हो रही होगी, उन्हीं में प्रोसेसिंग हो रही होगी उन्हीं के दरमियान। दैट इज कॉल्ड कंप्यूटेशन, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटिंग। ठीक है। अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें, आजकल बहुत ज्यादा वर्ड यूज है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो भाई क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो कंप्यूटर आपके पास नहीं है, वो किसी और की विसिनिटी में रखा हुआ है, किसी और की प्लेस पे रखा हुआ है, बस आपको नजर आ रहा है वहां से आपको यही वाला उसका व्यू नजर आ रहा है कि वो जो कंप्यूटर है वहां रखा हुआ है, उसकी जो रेंट पे जैसे फर्ज करें वो कंप्यूटर आपको नजर आ रहा है, लेकिन वो रखा हुआ कहीं और है, किसी और के रूम में रखा हुआ है, लेकिन सिर्फ आपको उसका सिर्फ ये डिस्प्ले नजर आ रहा है कि उसके अंदर सीपीयू लगा हुआ है, मेमोरी लगी हुई है, डिस्क लगी हुई है। खैर छोड़ दें, बहरहाल कंप्यूटिंग का मतलब यही है, सीपीयू मेमोरी डिस्क, दैट इज कंप्यूटिंग, दैट्स इट। इसके अलावा कंप्यूटिंग नहीं। अब मैं आ जाता हूँ जनाब आपके पास क्विज बनाने, दे सकते हैं। तो इसमें व्हाट इज मदरबोर्ड आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, कंप्यूटर गेम, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्ले स्टेशन, और ऑप्शन 4। ठीक है। अब आप लोग इसका रिस्पांस दे सकते हैं, और इसको लिंक लिंक इसका मैडम शेयर करा दें यहाँ पर, ये शेयर में आएंगे ना, शेयर के बटन, यस यस यहाँ पे कॉपी लिंक कर लें। हाँ कॉपी लिंक करके ना, हाँ बिल्कुल, ये कॉपी करके और चैट बॉक्स में टाइप कर दे दें। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहाँ से आ गया भाई? मदरबोर्ड तो कंप्यूटर गेम का नाम है भाईजान, क्या हो गया? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कौन कह रहा है ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है? प्ले स्टेशन का नाम है, कंप्यूटर गेम का नाम है। आपके सामने ये क्वेश्चन पे, लिंक पे क्लिक करें तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा, और उसका जवाब आप दे सकते हैं। इस लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन डिस्प्ले हो जाएंगे, तो उसमें आप जो भी करेक्ट आंसर हो उसका जवाब दीजिए। व्हाट इज मदरबोर्ड जवाब दीजिए। जबरदस्त, 5 आ गए जवाब, 6 आ गए, 2 आ गए, 1 आ गया। जवाब दें, जवाब दें। ठीक है जी, दे दिए जवाब सबने? सोचिए, अभी भी सोच रहे हैं? जवाब दे दें, जो भी, जिसको जो भी नॉलेज है जवाब दे दे। शारून ने हाथ हैंड रेस किया हुआ है, शारून। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैडम अस्मा ने भी दे दिया है, और बहुत सारे लोगों ने दे दिया है। जबरदस्त, वेल डन, सर मेरे वेल डन। ख्याल से तो ऑप्शन 4 है। ऑप्शन 4 है? जी सर। ऑप्शन 4 तो ऑप्शन 4 ही है। इन ऑप्शन इन तीनों में से तुक्के कोई में नहीं आ गया। है। इन ये तीनों में सही, से ऑप्शन कोई नहीं। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, आई थिंक सो। वाह, ग्रेट। तो फिर ठीक है मैडम, क्विज को दे देते हैं, अगर किसी ने देना अभी भी बाकी है तो बता दें, तो नहीं तो हम फिर क्विज को एंड करते हैं और एग्जैक्ट आंसर आपको बताते हैं। देखिए, व्हाट इज मदरबोर्ड, मैं आप बता देता हूँ। मदरबोर्ड में हमारे पास दो दो लोगों ने जवाब दिया है कि वो कंप्यूटर गेम है, 13 लोगों ने जवाब दिया है कि वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, और एक ने जवाब दिया है कि प्ले स्टेशन है, और 3 ने जवाब दिया है कि ऑप्शन 4 है। वाह यार वाह। तो भाई ऑप्शन 4 कहाँ से आ गया? ना तो वो ऑप्शन 4 है, ना वो ये प्ले स्टेशन है, ना कंप्यूटर गेम है। तो मदरबोर्ड इज अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, दैट्स द राइट आंसर। सर ये ठीक है। ऑप्शन 4 वाले ना शरारती लोग हैं। शरारती लोग हैं तो चले, खैर है, कोई बात। चलें, अच्छा अच्छा है कि तकरीबन लोगों को समझ आ गया है, काफी लोगों को, माशाल्लाह, अच्छी बात है। तो आप लोगों को असाइनमेंट गूगल क्लासरूम के थ्रू मिल जाएगा इंशाल्लाह। और
अब जैसे जैसे हम लेक्चर्स में आगे बढ़ेंगे ये प्रोग्राम और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जाएगा, और ज्यादा इसमें आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब प्रोग्रामिंग शुरू हो जाएगी ना, अब अगले एक दूसरी क्लास से, 1 से 2 क्लासों में आपकी प्रोग्रामिंग शुरू हो जाएगी पाइथन की। और पाइथन में आप प्रोग्राम्स बनाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और पीछे हार्डवेयर पे मैपिंग कर रहे होंगे, और एआई भी इम्प्लीमेंट होगी, और साइबर सिक्योरिटी भी साथ आएगी ना, तो फिर आपको और ज्यादा मजा आएगा इसमें काम करने में। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट्स को समझ जाएंगे इंशाल्लाह, सारी चीजें। ठीक है, और ये चीजें, यही कॉन्सेप्ट आपको टाइप स्क्रिप्ट में भी हेल्प करेंगे, और नेक्स्ट जेएस में जब आप वेब डेवलपमेंट करेंगे वहां पे भी आपको ये हेल्प करेंगे, जब आप कंप्यूटर प्रोग्राम बनाएंगे। जी मोहम्मद तुफैल बताएं, कोई क्वेश्चन है मोहम्मद तुफैल का? काइंडली मुझे उनका लिंक मिल सकता है, मैं अभी चेक कर अभी आज ये सेकंड क्लास है, इससे पहले एक ही क्लास हुई है, वो वीडियो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, उसकी लिंक आपको शेयर करा देंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। सर असमा शायद कह रही है कि आप बहुत इजी वे में समझाते हैं। अच्छा मैं भी चलें, आपको समझती कोशिश करते हैं, अपनी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, और कितना इजी और बिल्कुल सिंपल, इतना सिंपल कि एक नॉन आईटी बैकग्राउंड के लोग जो अगर हैं उनको बेचारों को समझ आ जाए सब। जी मोहसिन सवाल करें। मोहसिन अली पूछें, सवाल करें मोहसिन। इनशाला 48 आवर्स में मिल जाएगी रिकॉर्डिंग आपको वहीद साहब, कल से परसों तक मिल जाएगी। जी मोहसिन, चलें, मजीद अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। ठीक है जी, नाइस सेशन, बहुत मजा आया मुझे आप लोगों को चीजें बता के। दुआ यही है कि आप लोगों को चीजें समझ आ जाएं, और आप इसको किसी तरीके से किसी ना किसी लेवल पे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ये चीजें काम आ जाएं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू। असाइनमेंट का टाइम देखिए 48 आवर्स हमने रखी है। और 48 आवर्स है। इनशाला अभी थोड़ी देर में आपको असाइनमेंट मिल जाएगा गूगल क्लासरूम पे, वो मैडम फरियाल पोस्ट भी कर देंगी उसका लिंक। ठीक है, चलें भाई, अब अगर कोई सवाल नहीं है तो हम बंद करते हैं क्लास को। ओके, अल्लाह थैंक यू, हाफिज़। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।